मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं ऐड हुआ होगा अभी तक? नहीं हुआ यार, अभी है तुम्हारे पास? चल रहा है, भेजो दोबारा। अच्छा, अब इसके बाद ना मैं फेस टू फेस वाली क्लास ऑफ कर दूंगा, यानी ऑफ कर दूंगा मतलब, और क्लास ऑफ नहीं करूंगा, एडमिशन ऑफ कर दूंगा फेस टू फेस वाला। ठीक है, ताकि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो एक कैलकुलेटिवली पता चल जाए हमें। तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन वाले तमाम हजरात को मेरी आवाज आ रही है, पहले तो ये बता रहा हूँ। क्योंकि यार एक एक लिमिट से ज्यादा अगर मैं फेस टू फेस में ऐड करता हूँ ना लोगों को, तो फिर वो थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो इस दफा हमने थोड़ा एक काम ये किया है कि हमने बेसिकली अपना फेस टू फेस वालों को और ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा बाइफिकेट करेंगे। हम कुछ कंटिजेंसी प्लान रखेंगे कि जाहिर है कुछ बच्चे ऐसे जो कभी फेस टू फेस और कभी ऑनलाइन आना चाहेंगे, तो हम उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन एक फिक्स कर देंगे, क्योंकि यार रमजान का बैच भी है, दूसरा फेस टू फेस जो आ रहा है, फिर वो क्या करता है, वो फिर कभी ऑनलाइन कभी फेस टू फेस कभी ऑनलाइन, तो वो एक अलग एक अजीब सा रिजल्ट जो है ना वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। तो आई वुड वांट कि हम एक मरतबा डिसाइड कर लें और वो एक बार डन एंड डस्टेड वाला सीन हो कि भाई हमने डन कर दिया उसको। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? एनीवन जिसकी कल कोई क्लास मिस हुई है तो मैंने उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करवा दिया। अब वो थोड़ा सा है, कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन वो मैंने यूट्यूब पे डलवा तो दिया है। अल्लाह खैर करेगा। तो आप लोग वो देख लीजिएगा और ज्यादा आगे फॉरवर्ड ना कीजिएगा उसको। हाँ नहीं, वो हो चुका है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा, लेकिन मैं अल्लाह मालिक है। मैं देखिए, मेरा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी को तंग करना नहीं है। मैंने एक जनरल बात की थी, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, अभी ये भी अपलोड करवाऊंगा। तो हम लास्ट क्लास में मुझे याद है हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। हम कुछ स्ट्रैटेजी मेकिंग से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यस सर, आ गए? कैसे हैं आप? यही सोचा था, अभी तक जी सर और यस सर आया नहीं। मैं तो नहीं हो रहा ना जी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं हो रहा बोर। अच्छा मेरे ख्याल में हमने यहाँ तक कर लिया था, राइट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करती है किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर को। कहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मींस एक्सटर्नल फैक्टर दैट सराउंड और अफेक्ट्स द बिजनेस, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, लॉ, कस्टमर्स एंड कंपेटिटर। मैंने आपको लास्ट ये कर लिया था। ओके ओके ओके, हमने पेस्टल से शुरू करना है। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर। मैंने आपको बताया था माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो मैक्रो लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मैक्रो लेवल पे किसी कंपनी को डिफाइन कर रहे होते हैं, जो मैक्रो लेवल पे किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में आपकी मदद कर रहे होते हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है पॉलिटिकल फैक्टर्स में, नजर आ रहे सबको ही, या लाइट्स ऑफ करूं? पीछे वाले आजाद कम नजर आ रहा? यार हैंड आउट मैं करवाता हूँ, हैंड आउट में है, लेकिन अगर आप में से किसी के पास नहीं है हैंड आउट, तो एक काम ये करना, अभी ब्रेक में ना ये हैंड आउट लेना, इसको देना, बोलना सर बिलाल ने बोला, तो वो आपसे चार्ज नहीं करेगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल पॉलिसीज या गवर्नमेंटल पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल लिबरल या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट। हमारे पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट जो है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट। ये इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते और ये कहते हैं कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा दे। लेकिन अगेन कुछ ना कुछ हद तक पाकिस्तान के अंदर बिजनेस, जैसे कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो वाकई अभी भी चल रहे हैं और चलने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। फिर उसके बाद कहता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन।
For example, government is supporting professional education industry through tax incentive. हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है, बड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री बड़ा एजुकेशन को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस कुछ ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जो आपको बैंकिंग के अंदर फर्दर क्वालिफिकेशंस करवाते हैं, कुछ डिप्लोमा करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको पता है सीपीडी एक चीज होती है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से एक चीज है जो बेसिकली बड़ी मशहूर है। और मशहूर क्या मतलब वो आपकी लाजमी है। आपको पता है ये बात कि आप लोगों ने एसीसी के बाद भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, आपको सीपीडी करना पड़ता है। देयर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट 60 आवर्स फॉर द ईयर इन योर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि आपको वो 60 आवर्स इसलिए इन्वेस्ट करने होते हैं क्योंकि वो 60 आवर्स बेसिकली आप अपने आईएफआरएस के चेंज को नोटिफाई करते हैं, आईएफआरएस के चेंज को सीख रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने बचपन में ना लीजेस का स्टैंडर्ड आईएफआरएस 16 नहीं पढ़ा था। आपको पता है पुराना स्टैंडर्ड क्या था? आईएस 17। मैंने पढ़ा था आईएस 17। उसमें ऑपरेटिंग लीज की अपनी एक इज्जत होती थी, एक वकार होता था ऑपरेटिंग लीज का। ऑपरेटिंग लीज को एक खानदान का फर्ज समझा जाता था, आईएस 17 का फर्ज समझा जाता था। आज ऑपरेटिंग लीज को उठा के पटक दिया उसने, बेकार कर दिया ऑपरेटिंग लीज। मतलब मैं कहता हूँ फाइनेंस लीज ही है। पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका आईएफआरएस आपको ये अलाउ करता है, एक ऑप्शन देता है कि अगर आपको लगता है ना कि ऑपरेटिंग लीज का कोई एसेट क्लासिफाई हो रहा है और वो कंपनी में वाहिद इक्का दुक्का एसेट ही है जो ऑपरेटिंग लीज में क्लासिफाई हो रहा है, और आपको लगता है कि उस एसेट की किसी और क्लास ऑफ एसेट के साथ मर्जर हो सकता है और वो किसी और क्लास ऑफ एसेट फाइनेंस लीज पे ऑपरेट करे, आप फाइनेंस लीज में डाल दो उसको, ऑपरेटिंग लीज ना कैलकुलेट करें। ये आपको पता है? ये बेसिकली आईएफआरएस 16 ने इसमें चेंजेस किए। तो एक्चुअली मैं समझता हूँ ऑपरेटिंग लीज को उठा के फेंक दिया उन्होंने। तो मैं जब सबसे पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आईएस 17 पढ़ा था। आईएस 17 वाज वेरी डिफरेंट, बट देन आई वेंट टू आईएफआरएस 16। अच्छा, जब मैंने आईएफआरएस 16 पढ़ना शुरू किया, मतलब मैंने तो पेपर निकाल लिया था देके, अब मुझे नहीं पता था। जब मैं काम करने गया ना तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार आईएफआरएस 16 जो है वो पढ़ना जरूरी था, और आईएफआरएस 16 तो इम्पोर्टेंट है, और आईएफआरएस 16 सीखे बगैर तो आप जा नहीं सकते। तो फिर मैंने आईएफआरएस 16 पीसी की के बॉल रूम में सीखा, यानी ट्रेनर से सीखा मैंने आईएफआरएस 16। मैंने क्लासरूम में नहीं सीखा, और फिर उसके बाद जाहिर कंपनी में अप्लाई होते देखा तो और समझ आ गया। तो यार गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आपके आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं बड़ा प्राउडली ये कहता हूँ कि मैं एक सैप की सर्टिफिकेशन मैंने की हुई है। सैप एक ईआरपी का सॉफ्टवेयर है, S4 हाना। तो मैं तो ऑडिट की फील्ड में हूँ, लेकिन बिलाल साहब आपने सैप की सर्टिफिकेशन कैसे कर ली? क्योंकि हमारी कंपनी ने हमें प्रमोट किया, हमें बोला बिलाल आप जाओ करो, और उन्होंने हमसे एक बॉन्ड साइन करा कि जब आप वापस आएंगे ना तो आप सैप की सर्टिफिकेशन बच्चों को सिखाएंगे। बॉन्ड साइन कराया ना मुझसे, बता दें आप सैप की सर्टिफिकेशन सिखाएंगे, क्योंकि हम बाकी सबके लिए इतने पैसे भर नहीं सकते। हमने आप पे एक इन्वेस्टमेंट की है, 5 लाख रुपए का है, जो सैप का S4 जो वर्जन है वो सिखाया जा रहा होता है। भरोसा नहीं? हाँ। इकोनॉमिक फैक्टर्स, डिस्पोजेबल इनकम, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। देखिए हर इकोनॉमी के एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पाकिस्तान में एक लग्जरी कार इंट्रोड्यूस कराना, एक ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में अगर अपने आप को लेके आए जो लग्जरी गाड़ियां बेचती हो या लग्जरी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर चलती हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो पाकिस्तान में इतना कुछ खास कोई बहुत मैसिव लेवल पे, बल्कि मैं तो कहता हूँ टोयोटा भी लग्जरी हो गई है। जो गाड़ी 80 लाख रुपए की या 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाली हो, सिविक भी लग्जरी है। मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि पहले जमाने में मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन ने बोलते थे यार सिविक खरीद ली है, तो बेसिक गाड़ी का मॉडल खरीद लिया। अब आप देख सकते 1 करोड़ रुपए की सिविक चल रही है सब। बट बहरहाल फिर भी तो पाकिस्तान के अंदर नेसेसिटी के ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। आप रियाद चले जाए, आप सऊदी अरब चले जाए, आपको गाड़ियों का मतलब पता चल जाएगा। यार मेरे ख्याल में हम तो डब्बे चलाते हैं। आप कभी हज उम्रे के लिए गए हो और आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार एक्चुअली गाड़ियां तो वो लोग चला रहे हो, जिंदगी तो वो जी रहे हैं। मतलब आज मुझे किसी ने एक बात बताई, कहने लगा कि यार वो उसकी ना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक मेरे जानने वाले हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो वहां का इंश्योरेंस कवरेज पता है कि यहाँ तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए ना, तो आपको इंश्योरेंस वाला तरीके निकालता है कि आपसे बात ना करनी पड़े। वो बोलता है ये नहीं है, नहीं मिलेगा कवर, ये नहीं है, नहीं ये डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं मिलेगा। आपने सांस लेते हुए डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ था, बस आपको नहीं मिल सकता। यहाँ तो ऐसे ढूंढते हैं
वहां बाकायदा उसने मुझे बता रहे, कह रहे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी साइड पे खड़ी की, इनकी एक ऐप आती है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उनकी, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप आता है, उस ऐप पे जाके क्लिक करते, गाड़ी की पिक्चर लेते, उसी वक्त वो 15 मिनट में वहां से इंश्योरेंस का बंदा आता है, वहीं पे वो साइन करता है, डॉक्यूमेंट पिक्चर्स लेता है और चला जाता है, और आपको 40 दिन के अंदर गाड़ी बना के दे देता है। और वहां पे कैमकॉर्डर लगाना लाजमी है, कैमकॉर्डर ना गाड़ी के आगे कैमकॉर्डर लगाना लाजमी है, मतलब जरूरी नहीं है, इट्स कंपलसरी, वो पेनलाइज करते हैं अगर आपका कैमकॉर्डर ना चल रहा। तो यार सोचो डेवलप कितना आसान काम कर दिया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ एसओपी ओरिएंटेड काम हो गया, कितना आसान है, सबको पता है कि ये काम करना है। तो यार ये चीज हमारे मुल्क में भी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी, we cannot offer necessity, we cannot offer luxuries right now when majority of individuals in Pakistan, they are not able to buy their necessities as well, right? जी सर बाय डेफिनेशन डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, इसको समझेंगे? बताता हूँ मैं। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है बेटा, वो पैसा जो आप घर जाके खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल कर सकते, कोई चीज आप परचेज कर सकते, जैसे आपने यहाँ पे टीएसए में आके एसबीएल की फी पे की होगी, दैट इज थ्रू योर डिस्पोजेबल इनकम, वो अमाउंट ऑफ मनी जो आपके हाथ में होता है और आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक रिसेशन, अच्छा अब तुम सबको पता है कि दुनिया के अंदर एक बिजनेस साइकिल होता है, पता है क्या होता है बिजनेस साइकिल? What is a business cycle? Sir, from inception to deception. Inception to deception. Inception to deception, आगाज से अंजाम। अच्छा, ये वाली जबान है, ये वाली जबान है। क्यों नहीं बन रहा? ये होता है दुनिया का ट्रेड साइकिल कह लो, बिजनेस साइकिल कह लो। सबसे पहले आपको क्या एक ऐसा स्टेज आता है जहां आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, इसके 5 क्राइटेरिया होते हैं, मेरे से ज्यादा अकाउंटिंग आपको पता है। 5 क्राइटेरिया होते हैं डेवलपमेंट के, उससे पहले की जितनी कॉस्ट होती है उसको आप एक्सपेंस आउट करते हो, यहाँ की जितनी कॉस्ट होती है उसको आप कैपिटलाइज करते हो, ऐसा ही है ना? तो ये 5 क्राइटेरिया जब फुलफिल होते हैं तो आपकी कंपनी के अंदर एक प्रोडक्ट इनिशिएट हो जाती है। फिर उसके बाद आपका सबसे पहला आता है इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज में आप कंपनी के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो। अच्छा, इंट्रोडक्टरी फेज पे आप तो प्रोडक्ट के हवाले से देखते हो, मैं देखता हूं इसको कंपनी के चलाने के हवाले से। देखिए मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले, तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 साल पहले ना, मैं एक जगह पढ़ाता था जहां पे नीचे थर्स्टी का पहली ओरिजिनेशन हुई थी। थर्स्टी एक सोडा ब्रांड है, मैं कहता हूँ दिमाग लगाया इन लोगों ने अपना, पाकिस्तान में सोडा को रेवोल्यूशनाइज किया। रेवोल्यूशनाइज भी कैसे किया? इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग सोडा पार्लर्स। पता है आपको थर्स्टी क्या है? नहीं पता? हैदराबाद में ना ये बहुत चला है। थर्स्टी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसने ठेले पे बिकने वाली चीज को सोडा पार्लर्स में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज आपको याद होगा, बचपन में स्कूल में फ्राइज वाले के साथ एक ठेला लगा होता था और वो आपको सोडा बेचता था थैली के अंदर, शॉपर के अंदर, और वो आपको बोलता था ये ले जी सोडा आप पिए। 10-20 रुपए की चीज को इन्होंने सोडा पार्लर्स में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने सोडा शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। पहली ओरिजिनेशन आई, हालांकि पाकिस्तानियों का ट्रेंड नहीं है सोडा पीना, ये इंडियन ट्रेंड है जो हमने वहां से परचेज किया है, लेकिन वो चलने लगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश होने लगा। आप देखिए इसके बाद 1 डिग्री सी का आना, लश क्रश का आना, बहुत सारे ऐसे सोडा ब्रांड्स खुलना शुरू हो गए। जो कर रहा हो सारे उसमें चले जाए। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। तो सोडा पार्लर्स का कॉन्सेप्ट मार्केट में इवॉल्व हुआ। इंट्रोडक्टरी फेज में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? आप रिस्क टेकर होते हैं, आप लीडरशिप स्ट्रैटेजी लगाते हैं, आप लीड करते हैं बिजनेस को, आप लेके आते हैं चलो जी ये मेरा बिजनेस है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय बिजनेस, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। जैसे बर्गर शेक पाकिस्तान में नहीं चला, दुनिया भर में चला हुआ है। मैं हैरान होता हूँ, सबवे मेरा, आप में से किसी का फेवरेट ब्रांड है? सबवे खाते हैं आप लोग? यार मैंने ना, खाते हैं आप? गुड। मैं कभी पिछले 3 बैचेस में मुझे कोई बंदा नहीं मिला जिसने मुझे बोला सबवे मेरा फेवरेट ब्रांड। वेरी गुड यार, अगर आप खाते हैं। आप एसबीएल आप ले रहे हैं? कल कहाँ गए? कल ऑनलाइन मैं नहीं कर रहा।
ऑनलाइन क्लास में आए थे क्या? तो अच्छा अच्छा, सही सही समझ गया। ऑनलाइन बैठे, यहाँ से नजर आएगा अभी? ठीक, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहाँ से नजर। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, सबवे। अब मैंने आज से 4-5 साल पहले एक सिकॉर्नमेंट की थी कनाडा की, तो 6 महीने में वहां पे रह के आया। तो 6 महीने में मैंने जितना ट्रेवल किया होगा ना, मेरे ख्याल में शायद जितने बसेस में, जितने ट्रेन स्टेशन, जितने मेट्रो, लोगों का चलते फिरते 2 ही काम होते थे, और वो दोनों काम पाकिस्तान में फेल है। पहला, वो खाते थे फ्रूट योगर्ट, नेस्ले ने पाकिस्तान में निकाली, लॉन्च की, पैथेटिकली फेल हुआ। मैं वो बता दूं, 3.2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का एक दिन में उन्होंने लॉस किया था। मैसिवली फेल हुई थी पाकिस्तान में। नेस्ले का लॉस एक्सेप्टेबल होता है, 3.2 में यार उनके लिए होता है चिल्लर निकाल दिए जेब से। 3.2 मिलियन का उन्होंने लॉस किया था। नेस्ले की फ्रूट योगर्ट वहां पे ऐसे मशहूर थी जैसे यार पाकिस्तान में कोई पानी पीने के लिए बॉटल रखता हो अपने पास, इतना मशहूरी थी वहां पे। और दूसरा वहां का सबवे, सबवे का टेस्ट भी अच्छा नहीं था, लेकिन वहां पे लोगों के पास लंच और डिनर के लिए अलग से टाइम नहीं होता। ठीक है, दे आर यू नो रनिंग अबाउट देयर लाइफ्स, भाग दौड़ में बिजी होते। हमारे यहाँ तो देखे ना, आधे से ज्यादा जवान हमारे बैठे हुए हैं चाय के ढाबों पे। अभी आप आलमगीर के पास से गुजर जाए, आपको लग पता जाएगा। और बाकी आधी आवाम बैठी हुई हमारे टिकटॉक के स्टेशन के ऊपर। पता नहीं क्यों हमारी आधी आवाम के मसाइल नहीं खत्म होते। लोग भी कमा रहे हैं तो टिकटॉक पे बैठे हैं। बेटा छिछोर बना करके बहुत सारे लोग कमा सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है कमाने का। वैसे ये सिर्फ हमारी कौमों में मशहूर है, बाहर की कौमों ने सिर्फ ऐप बना के आपको दे दिया कि अब आप बैठ के यूज करें। हम जो है वो रिसर्चेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है ना वो इस काम में लगा है। हमारी कौमों में यही मसला है। मेरे घर का रास्ता है फेज 8 की तरफ से, तो वो थोड़ा सुनसान आबाद इलाका है। तो मैंने क्या देखा, 3-4 लड़के खड़े हुए, एक के पास गन है, दूसरे ने सर पे दुपट्टा लिया। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये लूटने निकला है या उसको नचाने निकला, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं देखा, मैं गाड़ी रोकी, मैंने कहा भाई, और वो सामने आ रहे, कह रहे यार आपने सर वीडियो खराब कर दी। वो टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रहे यार। मैंने बाकी खराब कर दिया। मैं सोचे ना, आप पीछे से किसी के हाथ में गन देख रहे हो और दूसरे लड़के के हाथ में दुपट्टा पहना, अजीब सा सोच दिमाग आएगा कि आगे जाऊं या हो क्या रहा है, समझ नहीं आया था। पहले तो शोले फिल्म दिमाग में आ गई। मेरे दिमाग में शोले नहीं आए थे। मुझे बताने देना भाई, मुझे बताने के पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब देखिए, हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, हम कंपनी की एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं। इंट्रोडक्टरी फेज में आपकी सेल बड़ी लो होती है। आपको मेजॉरिटी एम्प्लॉइज को सबसे पहले हायर कर रहे होते हैं, आप अपनी रिसर्च ओरिएंटेशन को मार्केट में फ्लरिश कर रहे होते हैं। जैसे रेड बुल आया था पाकिस्तान में, ठीक है कंट्रोल कर भाई जी को। अभी तो मैं हंसते हंसते जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा गुस्सा आया था मुझे इस बात। तो आपके रेड बुल जब पाकिस्तान में आया तो मार्केट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू से। मैं सही बता रहा हूँ आपको। ऐसा टाइम था कि स्कूल्स के बाहर ये अपनी विट्स गाड़ियों में ना फ्रिज लगा के लोगों को फ्री में बांटा करते थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव था पेप्सी कंपनी का। पेप्सी कंपनी ने रेड बुल के बराबर में स्टिंग लॉन्च कर दी थी। और पेप्सी कंपनी ने, आपको पता है, पिछले 3 मतलब जब इनिशिएशन फेज था, 3 साल तक लॉसेस बेयर किए थे स्टिंग को लॉन्च करके। फ्लेवर ज्यादा लॉन्च किए, बोला ये भी एनर्जी ड्रिंक है, कंपेटिटिव प्राइसिंग लॉन्च की। जब मार्केट में लेके आए ना प्रोडक्ट को, उन्होंने कहा यार रेड बुल का मसला क्या है, रेड बुल को चलाया कैसे जा रहा है, रेड बुल को चलाया जा रहा है एज ओरिजिनल ड्रिंक विद अ प्रीमियम प्राइसिंग। स्टिंग ने पता क्या किया, सेम प्राइस पे लॉन्च किया, किसी ने नहीं खरीदा, प्राइस गिराता गया गिराता गया गिराता, इस हद तक गिरा दी कि 40 रुपए की बोतल में एनर्जी ड्रिंक को लाके दे दी, जिसका कंपैरिजन 500 रुपए की बोतल से किया जा रहा था। अब वो पता है, ये जो कैन आप स्टिंग का देखते हैं, ये कितने का लॉन्च हुआ था? इट वॉज फॉर 350 रुपीज एंड रेड बुल वॉज फॉर 400 रुपीज। सेम कैन 350 रुपए का लॉन्च हुआ था। सर देखें, आपका मार्केट में पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है क्या? आप कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं? मैं अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में सस्ता बेच दूंगा ना, कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट तो नीश मार्केट के लिए भी होती है ना, कुछ प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएटेड मार्केट के लिए भी होती है ना। देखिए, अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में सस्ता बेचेंगे, लोग बोलेंगे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब। मैं लिटरली ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, मतलब आप बुरा नहीं मानिएगा। एसबीएल के लेक्चर जब हम यहाँ बेचते हैं ना, और किसी को प्राइस, फहीम भाई, मैं उस दिन बैठा हुआ था, फहीम भाई प्राइस कोट कर रहे थे,
तो बच्चे ने आगे से बोला सर यार कुछ डिस्काउंट करना है। तो भाई मैंने बोला बेटा डिस्काउंट पॉसिबल? मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा बताओ कितना कहते हो? सर 15,000 कर लेंगे। तो मैं उठ के चला गया ना। मैंने कहा भाई मैं आप डील कर लेंगे। तो मुझे देख के कुछ हुआ। मैं जब बाहर वाले बच्चे को ना, फहीम भाई ने ही बोला कि पाकिस्तानी 30,000 रुपीज, आपको उसका मैसेज बता रहा हूँ, आर दीज लेक्चर ऑफ लोअर क्वालिटी? तो मैंने कहा भाई हट गया, मैं गुस्सा आ गया। मैंने कहा बेटा मैं रिप्लाई करूंगा, क्या बोल रहे हैं इसका मतलब? मैंने कहा व्हाई द हेल आर यू सेइंग दिस की लोअर क्वालिटी के? कह रहे बिकॉज इन आवर कंट्री दे आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज to 1,50,000 फॉर दिस कोर्स एंड यू आर चार्जिंग ओनली 30,000 रुपीज। मैंने भाई को बोला भाई तू उसको ये बोल सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक जीरो कम लग गया। 3 लाख बोल और बोल वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, he identified and managed to pay that amount जी। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पैसे लिए, मुझे अंदाजा है। अब आप सोचो, देखो हर मार्केट का ना स्ट्रैटेजी अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे, ना 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 ना, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर अफोर्डेबिलिटी का लेवल ये है। बाहर की मार्केट के अंदर अफोर्डेबिलिटी का लेवल ज्यादा है, क्योंकि बाहर की मार्केट का कंपैरिजन बाहर के ऑब्वियसली वहां के रेवेन्यू से। अब मैं बाहर जाके देखता हूँ तो मेरे ही लेवल का पढ़ा लिखा आदमी 70 लाख रुपए भी कमा रहा है महीने का, और मैं उससे बहुत कम कमा रहा हूँ, कराची के अंदर रहता है। लेकिन बाहर के जितने एक्सपेंडिचर है वो यहाँ के नहीं होंगे। थिंग्स आर डिफरेंट। तो यू नीड टू नो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेयर यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बाहर लॉन्च करते, जैसे जे डॉट पाकिस्तान से बाहर लॉन्च करता है 2,000 रुपए में कुर्ता शलवार, तो सोचो बिकेगा ही नहीं। पर अगर वो लॉन्च करता है 25,000 रुपीज में, 50,000 रुपीज में, तो आराम से बिकेगा। तो दिस इज हाउ यू अर्न। ठीक है, तो वहां के वहां की क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स और यहाँ की क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स में फर्क है। आप इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले, देन यू रीच टू योर ग्रोथ फेज। एक मिनट रुको, आप अपनी ग्रोथ पे जाते। देखें नोकिया कंपनी का आपने हाल देखा। आज कहीं आज आप में से अगर मैं किसी को ऑफर करूं कि बाय अ न्यू फोन ऑफ नोकिया कंपनी फॉर 100,000 रुपीज, 1 लाख रुपए का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप में से कोई भी इन्वेस्ट करेगा, या कर देंगे आप लोग? कोई करना चाहेगा? अच्छा, कितने लोगों के पहले फोन नोकिया है? मुझसे, मेरा तो था। ठीक है, तो हम सबसे पुराने लोग हैं, क्योंकि बाकी बच्चों ने या तो हाथ उठाने में शर्मा रहे, या हम सबसे पुराने। चले मैं तो नया हूं, आप सबसे पुराने। अब जरा सुने यार, एक जमाने का किंग फोन, मतलब मैं वो बताऊं, इसकी ग्रोथ ऐसी होती थी कि ये 3,500% साल में रेवेन्यू इंक्रीज करता था। मैं 350 नहीं कह रहा, 3,500%। यानी आप सोचो, आज 1 रुपए कमाया ना तो अगले साल 3,500 रुपए कमाता था आदमी। नोकिया कंपनी का ये सेल थी। सैमसंग वैमसंग कुछ बिकते नहीं थे इनके सामने। आपको पता है 1.8 बिलियन डॉलर का इन्होंने हफ्ते में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर लगाते थे, 1.8 बिलियन। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। इन्होंने सिम्बियन लॉन्च करने जा रहे थे, बराबर में सैमसंग एंड्रॉइड लॉन्च कर रहा था। दोनों के कंपैरिजन को देखा गया, लोगों ने कहा सिम्बियन बहुत चलेगा क्योंकि इट्स अ नोकिया कंपनी, और ये सैमसंग पिटे हुए थे उस वक्त, तो ये एंड्रॉइड नहीं चलेगा। मार्केट के डायनामिक्स बदल गए, लोगों को एंड्रॉइड समझ आने लगा। नोकिया के सीईओ का बयान था, ग्रोथ फेज खत्म होने जा रहा था। We didn't did anything wrong, still we failed. नोकिया कहता है we didn't did anything wrong, still we failed. दुनिया में हर उरूज को जवाल है। ग्रोथ के बाद आपका आता है मैच्योरिटी फेज। आप अपनी मैक्सिमम सेल्स पे चले जाते हो। अब आपके पास सिर्फ लॉयल्टी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब आपके पास सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉयल्टी ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपके चंद सप्लायर जो आपसे कुछ मोहब्बत करते हैं, कस्टमर्स, वो आपसे खरीदते रहते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जाहिर है वो भी अब नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना चाहते हैं। आपको पता है सिर्फ ये एक आईफोन इंडस्ट्री क्या करती है? सिर्फ 1 साल के अंदर अगर ये अपनी रिसर्च बंद कर देना, अगले साल में फोन लॉन्च नहीं कर सकते। एक भाई, आईफोन इंडस्ट्री का तो सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर अगले साल ये अगला फोन लॉन्च नहीं करती तो ये बढ़ जाएगी। मैकबुक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये अगले साल अगली जनरेशन लॉन्च नहीं करता तो बैठ जाएगा। ये टेक बेस्ड जितनी इंडस्ट्रीज है इन सबको पता है। देखिए मैच्योरिटी फेज पे ना आपने 2 फैसले लेने, या तो डाइवर्सिफाई कर दूं,
या शट डाउन कर। आपको नहीं समझ आ रहा, शट डाउन कर, नहीं कर सकते ना काम, लेट इट। एक मरे हुए हाथी को लेके घूमने की जरूरत नहीं है आपको, शट डाउन कर दे। आपसे नहीं हो रहा, आप नहीं डाइवर्सिफाई कर रहे अपने प्रोडक्ट को, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाऊं, लेट इट बी, आप शट डाउन करें, खत्म करें मामला। तो आपके मेच्योरिटी फेज में यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्ट। डाइवर्सिफाई का मतलब है रिसर्च करें, नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें। आप देखें ना, आईफोन इंडस्ट्री, जो एप्पल इंडस्ट्री है, गाड़ियां बनाते थे पहले, नहीं चली थी गाड़ियां इनसे, नहीं चली थी। आपको पता ही है, इट वाज ओरिजिनली अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा था, जब नहीं चला, मार्केट नहीं बना सके, गेज नहीं कर सके, दोबारा से बोला यार रीवाइटलाइज, रेवोल्यूशनाइज करते हैं चीजों को, हम दोबारा से सोचते हैं, री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, दोबारा से आगे किसमें, मोबाइल फोन इंडस्ट्री के। ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती है आपको, ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती है कि जिसमें लोगों ने अपने अपने बिजनेस मॉडल्स को चेंज किया, अपने बिजनेस मॉडल्स को तब्दील किया, और वो आज मार्केट के सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स के तौर पे जानते हैं। अब वो पता है तवानी साहब जो है हमारे, वो आजकल एक नए बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, दैट इज फार्म हाउस। फार्म हाउस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और वो कर भी नए माशाल्लाह से। तो उनकी इन्वेस्टमेंट उनको मटेरियलाइज भी करके दे रही है। यार एक काम करोगे बच्चे, ये थोड़ा सा अटक जाता है, बस सेट हो जाएगा। तो उनकी इन्वेस्टमेंट आज उनको मटेरियलाइज भी कर रही है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, और वो माशाल्लाह से ग्रो भी हो रहा है। तो यार अगेन थोड़ा थोड़ा करके आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। फिर मेच्योरिटी के बाद आता है डिक्लाइन। वही बात है कि नोकिया के सीईओ ने कहा वी डिडंट डिड एनीथिंग रॉन्ग, स्टिल वी फेल्ड। आज हम डिक्लाइन फेज पे चले गए, आज हमारा दिवालिया निकल गया, वी आर लेफ्ट नोवेयर, बट वी हैव टू कंप्लीटली शट डाउन आवर प्रोडक्ट। तो जब भी आप बिजनेस साइकिल की बात करते हैं ना, जब भी आप ट्रेड ऑफ, ये कॉपी करना ऐसे पता ही होगा क्या कॉपी, बढ़ जाओ आगे। जी सर, आगे। तो सर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं हैरान हूँ कितने लोगों का सबवे फेवरेट है, मेरा तो कहीं से नहीं है। लेकिन हैरत की बात बताऊं, मैं खाता मैं भी वहां पे यही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और चीज हलाल मिलती नहीं थी, तो मजबूरन खाना था। लेकिन मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, मतलब मुझे लगता है यार कोई घर का सैंडविच लगता है, शायद वो घर वाले सैंडविच भी बेहतर होता है, सब्जी अच्छी होगी ना, इट्स हेल्दी। हाँ ये बात तो है, सब्जियां यहाँ की भी सही होती है। जी बच्चे, रिपीट करिए। पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज्यादा आपके कोर्सेज करवाती है, यानी आपको शॉर्ट कोर्सेज, डिप्लोमाज, आपको एजुकेशन सेक्टर में बहुत लेके एजुकेशन बहुत देती है, और वो फिर आपसे लॉयल्टी की डिमांड करती है कि अब हमने आपको पढ़ा लिखा दिया, अब आप हमसे बॉन्ड साइन करेंगे, आप 5 साल से पहले हमें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, फिर होता है इन्फ्लेशन। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट आप सबको पता है, हमारे हालात माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन या टैक्स इम्प्लीकेशन, आपको पता होगा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, जाहिर है सूद एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, रेंट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। तो हर कंपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ईसीसीएस को हायर करती है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन ये रखती है कि हमारे आप एक्सपेंडिचर्स को या हमारे आप टैक्सेशन को कम से कम करवाने की कोशिश करेंगे हलाल तरीके से, मतलब नॉट बेसिकली रनिंग अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, बट आप हलाल तरीके से उसको कम करेंगे, जिसको हम प्यार से टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। अवॉइडेंस कहते हैं। दो लफ्ज होते हैं, टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। हम टैक्स अवॉइडेंस पे काम करते हैं, टैक्स एवेजन पे काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न। हर कंपनी का कुछ रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, हर मुल्क के ऑब्जेक्टिव के कुछ रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, ROIs होते हैं। यानी मैं जब भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने अगर एक कंपनी में 50 लाख रुपए लगाने हैं, या मैं अगर एक शेयर में आप 50 लाख रुपए लगाता हूँ, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं जब शेयर की मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने कहा यार मैं आज इस शेयर में 50,000 लगाता हूँ, तो मेरा एक काम होता है, एक आपके मुल्क की वेबसाइट है DPS, डेटा पोर्टल सिस्टम, तो मैं DPS पे जाता हूँ, उस शेयर की ना हिस्टोरिक ट्रेंड देखता हूँ कि वो कितनी मरतबा ऊपर गया, कितनी मरतबा नीचे गया, कितनी मरतबा ऊपर गया। फिर मैं गूगल पे जाके देखता हूँ कि इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ये जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड है, ये इतनी ऊपर चली गई, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री की जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड है, ये इस टाइम से इस टाइम तक नीचे क्यों आ गई। एक ट्रेंड बना लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं पैसा लगाता हूँ। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली एक नॉट सो अवेयर इंडिविजुअल से ज्यादा
अच्छी सर्कुलेट हो सकती है। यानी अगर मैं पैसा लगाऊं और इसके पास भी जेब में पैसा पड़ा हो, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं सोच रहा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में मेरा पैसे की सिक्योरिटी और इसके पैसे की सिक्योरिटी में फर्क आता है। तो मुल्क के अंदर रेट ऑफ रिटर्न जरूर देखा जाता है, किस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है। आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पैसा किस बिजनेस में? ब्रोकर, ब्रोकर, एजेंट, ऑटोमोबाइल और फूड का तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल है। आप माने ना माने, फूड में बहुत है। एक डिश की मैं प्राइस कोट करता हूँ, हम लोग बनाते थे वो 350 में और वो बिकती थी 4500 रुपए में। ठीक है, तो उसके आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत प्रॉफिटेबिलिटी। बस फर्क ये है कि बिकना चाहिए, अगर ना बिके तो नुकसान। 350 में बनती थी 350 रुपीज, और वो मैसिवली ग्रो करता था उसका। मतलब वो बेचता था तो मेरा जो मैनेजर है ना, वो बोलता था सर वो बिक गई। अच्छा, ऐसा लगेगा सोने की कोई चिड़िया थी जो आपकी जो है बिक रही। हमने जब हॉटपॉट इंट्रोड्यूस किया, मुझे याद है, तो हॉटपॉट पता है आप लोगों को? हाँ कहते तो उसको ये वही है सर, लेकिन छोड़े यार, आगे बढ़ते। हाँ, रोटी रखने वाला भी हॉटपॉट होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक हॉटपॉट डिश भी है। ठीक है, चाइनीज डिश, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था पहले यार। तो हाँ, कोरियन डिश है एक्चुअली। हाँ, तो मैंने कहा चाहे कोरियन बोलूंगा तो बोलेंगे ये कौन सी चीज है, हॉटपॉट में रोटी रखती। खैर बहरहाल, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो जब हमने इंट्रोड्यूस किया ना, तो मैं आपको बताऊं, मैंने उसकी कॉस्टिंग खुद की अपने हाथ से। उसकी कॉस्टिंग कुछ है ही नहीं एक्चुअली। वो क्या होता है, वो सूप मिलता है आपको, एक बूथ टाइप चीज मिलती है, और उसमें आपको उसी वक्त कुक करना होता है। तो उसमें हम एक बड़ा टेबल चाहिए आपको, जिसमें आपको 4 किस्म के डिफरेंट, और उसमें आपको सुशी और कुछ वेजिटेबल्स और कुछ आपको कुछ मीट और कुछ इस तरह की चीजें आपको मिलती है और आप ट्राई कर सकते हो। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिश इन पाकिस्तान। तकरीबन 5-7 हजार रुपए की एक ये हॉटपॉट 4 लोगों की डिश होती है। बट ऑन दी अदर हैंड, मैं आपको इसकी एक ऑनेस्ट कॉस्टिंग बता रहा हूँ, और हम लोग इंट्रोड्यूसर्स में से थे, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे शेफ की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी यार। इसकी ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 1500 से तकरीबन तकरीबन 1700 रुपए तक की इसकी कॉस्टिंग बैठती थी, इससे ऊपर नहीं जाता। मतलब है क्या, सूप और साथ में 4 वेजिटेबल, बस कुछ भी नहीं होता था। 4 वेजिटेबल को भी आप, अगर आप एक वेजिटेबल को 4 बार काटे तो 4 डिफरेंट लोगों को आप सर्व कर सकते थे। तो लोग खरीदते थे और लोग पागल थे, और मैसिवली हमारे प्रॉफिट्स में, मतलब एक महीने का मुझे याद है सिर्फ एक डिश का प्रॉफिट जो सेल्स जो थी, तो तकरीबन 8.5 लाख रुपए थी, एक डिश की बात करें तो। देखें, फूड इंडस्ट्री में वाकई बहुत बहुत अच्छा रेवेन्यूज है, क्योंकि कराची और लाहौर वालों के पास एक ही काम है, और खाना खाना। कुछ भी हो जाए, मौत आ रही होगी ना, बोलेंगे यार निहारी खिला के मारो। हमारे यहाँ खाने पीने का बहुत शौक है। बाहर के ममालिक में नहीं है लोगों को भाई, वो अजब पागल लोग हैं, वो काम करते हैं बस। हमारे यहाँ 6 बजे के बाद सिर्फ खाते हैं। बहरहाल, खैर, अगेन ये इस पे कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं। एक्सचेंज रेट, पाकिस्तान में तो एक्सचेंज रेट नजर ही नहीं आता, लेकिन बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है पाकिस्तान के साथ? 21.5, 21.5 नहीं होगा, काइबर 17.5 चल रहा है मेरे ख्याल में। चलें जो भी है, मेरे ख्याल में 21-21.5% का आपको, हाँ 21-21.5% का आपको जो है ना इंटरेस्ट मिल रहा है। सूद का रेट 21% होना बहुत नुकसानदेह बात है। मतलब ये शायद आपको इसका इम्पैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, बिजनेस सिर्फ सूद पे चलता है। बिजनेस सिर्फ सूद पे चलते हैं। हमारी कंपनी का एक ऐसा लोन है जो 3 बैंकों से फाइनेंस हुआ है, एक ही लोन। यानी आप जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं गया यूबीएल के बाद, मैंने 50 लाख दे दो, वो दे देगा। इतना बड़े अमाउंट का लोन है कि वो 3 बैंकों ने मिलकर हमें फाइनेंस किया है एक स्टेटेड रेट के ऊपर, और अब वो रेट चेंज हो रहा है। और अब वो जब रेट चेंज हुआ है ना, हमने फाइनेंस लिया था कोविड के बाद, और अब जब वो रेट चेंज हुआ है, तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे ना गले पकड़ लेते हैं कि भाईजान सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करना, और बल्कि सैलरी क्या, अगर जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा लगोगे हमें, सब छोड़ दो, बंद कर देंगे हम कंपनी, डिफॉल्ट के लिए अनाउंस कर देंगे, नहीं है पैसा हमारे पास। अगेन, हमारे इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंसिंग ऑप्शंस देखें, जितना जितना मुल्क में दिवालिया निकलता है ना, उतना उतना बिजनेस को डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस देने पड़ते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैन यू इवन इमेजिन कि आपके मोबाइल फोन पे लीजिंग ऑप्शंस आपको इस वक्त मिलना शुरू हो गए हैं। यानी आपको पता है आपके मोबाइल फोन्स लीज हो सकते हैं फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, ये आज से पहले नहीं होता था।
पाकिस्तान में नहीं होता था, लेकिन मतलब क्यों नहीं होता था, क्योंकि इट वाज इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। जो बंदा ₹1,00,000 का नहीं ले सकता वो 20,000 का। अब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई 50,000 से कम का कोई स्मार्टफोन आपको मिलता भी होगा नया फोन के बाद। मैं आई डोंट थिंक, मैंने काफी अरसे से नहीं खरीदा, बट आई गेस मिलता है। फाइनेंस कॉस्ट तो चार्ज होती है ना सर, ये भी वो जाहिर है मिलता है अभी 50,000 से कम का नया फोन। ये मिल जाते हैं हमको चढ़ना वाले। अच्छा, मुझे लगता था नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर फिर भी मिलता है तब भी बात सही, यूजेबल है नहीं है, मिलता तो है। मतलब एक गरीब आदमी को 50,000 से कम का फोन मिल सकता है पाकिस्तान में अभी, या फिर सही है, हम लोग अभी तक डूबे नहीं है। खैर, द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन। अगर आपका मुल्क रिसेशन पे जा रहा है तो अगेन आपके मुल्क को जो है वो देखना चाहिए और इस रिसेशनरी फेज से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीलंका रिसेशन में गया, ठीक है। आपको पता है श्रीलंका के रिसेशन का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा रीजन क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग। यार देखो, एक बच्चे को अगर आप कचरा खिला रहे हो ना, बड़े होके आप उसको अच्छा खाना खिलाओगे ना, वो मर जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो नहीं जी सकता। मैं आपको बताता हूँ श्रीलंका में यही हुआ। श्रीलंका को एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ने ये प्रपोजल दिया दैट व्हाई डोंट यू गो फॉर अ वेरी ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फार्मिंग। वो जितने फर्टिलाइजर्स यूज करते थे ना, वो तमाम के तमाम फर्टिलाइजर्स बायोकेमिकल फर्टिलाइजर, यानी ऐसे फर्टिलाइजर थे जिसमें मेडिसिन इंक्लूड होती थी। तो वो बड़ी अच्छी फार्मिंग होती थी। श्रीलंका का 30% फार्मिंग से आता था जीडीपी का, 30%। श्रीलंका को बोला नहीं, अब आप एक काम करें, ये आप गलत कर रहे हैं, ये ओरिजिनल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें और ये छोड़ दो मेडिसिन। जैसे ही छोड़ा, अर्थ ने ग्रोथ छोड़ दी, प्लांट्स उगाना छोड़ दिए, प्लांट्स उगाना। हाँ, किससे? हाँ, टी से भी आता था। दूसरा, टूरिज्म आता था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी श्रीलंका जाने की, लेकिन खैर अब तो हालात भी ऐसे नहीं। श्रीलंका का टूरिज्म भी बड़ा स्ट्रांग था, बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप जंगलात के फैन हैं और आपको फॉरेस्ट्री एरियाज पसंद है तो श्रीलंका इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ पे आप जा सकते हैं। बट अगेन, जहाँ जब धमाके हुए, 3-4 फैक्टर्स क्यूमुलेटिवली वहां पे धमाके होना शुरू हुए, वहां पे एग्रीकल्चर को बेड़ा गर्क कर दिया। जब ये सब हुआ ना, अल्टीमेटली श्रीलंका वेंट डाउन। तो रिसेशनरी फेज में दुनिया के हालात खराब होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। पाकिस्तान में आप देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन यही है that we are going through an extreme recession. This is an extreme form of recession. ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो अर्ली रिसेशन के इम्पैक्ट है। ये रिसेशनरी इम्पैक्ट, अल्लाह ना करे अगर यही हालात रहे, तो ये रिसेशनरी इम्पैक्ट हर सेक्टर को रिप्लेस कर देगा, यानी हर सेक्टर को इफेक्ट कर जाएगा। It's not only education, it's not only audit, it's not the production houses, it's not the automobile sector. Each and every sector is going to be affected through these phases. आप लोगों ने जो नमाज पढ़ ली है? अरे यार बताओ तो, अब तो वैसे निकल ही गया, लेकिन कज़ा पढ़ ले पर। मैंने भी नहीं पढ़ भाई। चले यार, 10 मिनट का नमाज ब्रेक करते हैं जल्दी से। यार देर हो गई यार, जल्दी से 10 मिनट का नमाज ब्रेक करते हैं, मगरिब पढ़े वापस से। यार हाँ, लेकिन अब तो
तो हम बात कर रहे थे कि हमारा फाइनेंसिंग ऑप्शंस। अच्छा, आप लोगों ने F9 में एक चीज पढ़ी होगी, करेंसी हेजिंग। हेजिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। वो बड़ी फेवरेट एग्जांपल होती है किसी भी टीचर की। वो कहता है कि यार मनी मार्केट हेजिंग के कॉन्सेप्ट में वो कहता है कि आपने कुछ पैसे लिए, बोरो किए, उसको फॉरेन बैंक में जाके कन्वर्ट करा लिया और फिर उसको आपने कहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दिया और फिर उससे आपके पास रिटर्न आया और आपने उस रिटर्न को एंजॉय किया। पता है, ये सुनी हुई एग्जांपल सबने सुनी है। करेंसी हेजिंग का कॉन्सेप्ट यही है ना। मैं मतलब अगर आपसे मेरे ख्याल में करेंसी हेजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं एक शख्स हूं, मैं गया मिस्टर ए के पास, मैंने उसे कहा कि मैंने आपको 500 US डॉलर देने, आप मुझे प्रोडक्ट्स भेज दे। और मैंने इससे 6 मंथ्स का वादा कर लिया कि मैं आपको 6 महीने के बाद 500 US डॉलर जो है वो दे दूंगा। और 500 US डॉलर की उसने प्रोडक्ट पाकिस्तान में मुझे भिजवा दी, मैं मार्केट में बेचना शुरू कर दी। लेकिन पहले दिन जिस दिन हमारा ये डील हुई थी, मैंने क्या किया, मेरे पास 500 US डॉलर नहीं थे। मैं क्या किया, मैं उठा, मैं एक लोकल बैंक के पास गया जिसका नाम है यूबीएल। यूबीएल को मैंने जाके कहा कि देखिए आज है 1 जनवरी 2023, आज के दिन पर US डॉलर जो है वो है ₹100। ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको खुश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ये सुन के। पर US डॉलर ₹100 है, तो इसका मतलब है 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच मेक्स 50,000। मैंने कहा भाईजान मुझे ना 50,000 का लोन दे दो, मैं आपको इस 50,000 के लोन पे 10% सूद दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, 50,000 का लोन लिया और मैं इस लोन को ले जाके एक फॉरेन बैंक में, फॉरेन करेंसी चेंजर के पास लेके गया और मैंने कहा करेंसी चेंजर या मनी चेंजर कह लें इसको, मनी चेंजर आप मुझे इसके बदले में 500 US डॉलर दे दें। उसने दे दिए। इस 500 US डॉलर को लेके मैं एक फॉरेन बैंक के पास चला गया। एक फॉरेन बैंक के पास पहुंचा तो फॉरेन बैंक ने मुझे बोला कि भाईजान आपके पास मैं ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखवा रहा हूं, आप इस 500 US डॉलर को रख लें। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट दूंगा। यहां मैंने इंटरेस्ट देना है, यहां मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर होती है बात। अब ये 8% का इंटरेस्ट मैंने उसको कहा कि मैं दूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इस 8% को इंटरेस्ट को देने के लिए मैंने फॉरेन बैंक वाले से ये डील कर ली। तो अब हमने डिसाइड ये किया कि अब करेंगे क्या। अब ये आदमी जो है वो अपनी 500 US डॉलर के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता रहा, उससे कमाना शुरू किया और जाके सो गया। 6 महीने बाद इसकी आंख खुली। तो अब रिवर्स वर्किंग चेक करें आप। ये 6 महीने बाद, जब आज दिन है आपका लेट्स सपोज 30 जून 2023, 6 महीने बाद ये आदमी उठा और ये आदमी क्या करने लगा, ये आदमी उठा और ये आदमी आके इस फॉरेन बैंक के पास पहुंचा और बोला फॉरेन बैंक मुझे ये पैसे दे दो। तो आप मुझे बताएं कितने मिलेंगे। 4% कितना होता है, 20 रुपए बोले। ये तो 6 साल का है ना, पर एनम हमारा 6 महीने के अंदर 4%, 4% $500 का कितना होता है। तो ये कितना हो गया, 500। अच्छा, इस सारी सिचुएशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि आपका जो US डॉलर का रेट है ना, वो हो चुका है इस वक्त 120 रुपए। सही हो गई। ये 520 US डॉलर लेके मैं पहुंच गया आपके मनी चेंजर के पास और मैंने कहा मनी चेंजर भाई, मैं 520 डॉलर आपको दे रहा हूं, आप मुझे इसे चेंज कर दे रुपीज में।
उसने कहा ठीक है, उसने मुझे इसके बदले में कितने पैसे दिए होंगे? 520 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई 62,400। सही है। ये 62,400 लेके मैं गया यूबीएल के पास। यूबीएल को मुझे कितने देने थे? 50,000 प्रिंसिपल, 10% नहीं लो ना, 5% लो, तो कितना होगा? तो कितना हुआ? नहीं नहीं, 9,900। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस सारी सिचुएशन में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। सही है। इस सारी सिचुएशन में कुछ भी नहीं हुआ। इस सारी सिचुएशन में हमने क्या किया, मेरा 1 रुपया भी लगा अपना, लेकिन मैंने करेंसी के रिस्क को हेज कर लिया। लेकिन ये ऐसा होता फेरी टेल्स में ही है, ठीक है, किताबों में ही होता है। मैंने तो आज तक अपने जिंदगी के 5 साल कॉर्पोरेट सेक्टर और तकरीबन 5-6 साल टीचिंग के अंदर, मैंने तो आज तक अपने करेंसी को ऐसे हेज होते नहीं देखा। वरना अगर ये ऑब्जेक्टिव मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो शायद इस क्लास के फौरन बाद मनी चेंजर के पास पहुंच जाऊँ, बाहर से मैं कुछ प्रोडक्ट्स मंगाऊं, पाकिस्तान में बेचना शुरू करूँ, बाहर वाले को बोलूंगा। ये सारी फेरी टेल वाली बात। देखिए यहाँ पे 2-3 ऐसी एजम्पशन हमने लिए इस वक्त, जो कि एजम्पशन शायद वैलिड तो हो, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव एजम्पशन है। ये बहुत ही पॉजिटिव अजम्पशन है। यानी मेरी पहली अजम्पशन तो ये है कि यूबीएल मुझे लोन दे देगा। दूसरी अजम्पशन ये है कि मैं मनी चेंजर के पास जाऊंगा तो मुझे इस रेट पे वो जो है ना वो अमाउंट भी दे देगा। तीसरी अजम्पशन ये है कि फॉरेन बैंक मेरे चाचे का बैंक होगा कि वो मुझे बोलेगा कि हाँ जी डॉलर में कन्वर्ट करा लो तुम, बहुत अच्छी बात है। और चौथी अजम्पशन ये है कि कोई ऐसा बैंक दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो हमें 8% फॉरेन करेंसी के ऊपर रिजर्व दे दे, यानी इंटरेस्ट दे दे। और पांचवी अजम्पशन ये है कि मुल्क के हालात 120 ही होंगे। देखिए सारी बात यह है कि अगर ये 120 होता है तो आपसे एक चीज मैंने छुपाई है, मैंने यहाँ सिचुएशन को रोक दिया। इस सिचुएशन को थोड़ा और आगे जाने दे। आए अब आखिरी काम करते हैं, पेमेंट भी तो करनी है। पेमेंट करनी है नहीं करनी? कितनी पेमेंट करनी है? कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर उससे तो आपको फिक्स किया होगा ना फ्यूचर में ये रेट नहीं ना, चलो ना, नहीं क्यों फिक्स किया होगा? ऐसे भी किया होगा। पाकिस्तान के साथ अब कोई फिक्सेशन नहीं होती भाई, ये पुराने गेम थे। अब पाकिस्तान में करंट रेट पे होता, और फॉरेन डॉलर तो डॉलर ही मांगेगा ना वो तो। वो जब आता है तो वो रेट चेक करता है ना कि भाई मुझे भाई वो लोकल में होता है, डॉलर वाला तो डॉलर ही लेगा ना। वो ये थोड़ी बोलेगा कि रुपीज में कन्वर्ट करके दे दो मुझे। अमेरिका वाला ये थोड़ी बोलेगा कि यार आपके कायदे आजम वाला नोट बड़ा खूबसूरत है, दे दो मुझे। वो तो डॉलर ही मांगेगा। मैंने देने तो $500 ही है, तो $500 का मतलब है 120 रुपए से मल्टीप्लाई 64,000, तो 62,400 रुपए, 60,400 नहीं, 500 अच्छा सॉरी सॉरी, सही कह रहे। 60,000 तो देने हैं ना मैंने। अब 60,000 देने, अगर डे 1 पे देता कितने देता? 50,000। डे 6 मंथ पे आके दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ? 60,000। अब सिचुएशन में ट्विस्ट समझो। देखो ये 60,000 आप एक्चुअली नहीं दे रहे, यहाँ पे आपने 9,900 का फायदा भी तो उठाया। आप कितने दे रहे? 50,000। अभी भी आप 100 रुपए के नुकसान पे हैं अगर आप डे 1 में दे देते। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूं, अगर आप ये सब नहीं भी करते ना बेटा, तो आपकी करेंसी का रिस्क आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान दे देता। ये 50,100 को 50,100 ना समझना, 50,100 मिलियन समझो। तो आपने अभी भी 100 मिलियन एक्स्ट्रा दिया। अभी भी आपने 100 मिलियन एक्स्ट्रा दिया। जब आपने 100 मिलियन एक्स्ट्रा दिया, तो अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं करेंसी के रिस्क हेजिंग के कॉन्सेप्ट को ही रिमूव कर दूं, तो बिजनेसेस दूसरे दिन बंद होना शुरू हो। हर बिजनेसमैन अपने रिस्क को हेज करता है, अपने करेंसी के रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। तो सर यहाँ पे बात आपको क्लियर होती है कि देखें हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि ये जो दी गई हमारी फाइनेंसिंग ऑप्शंस है ना, इनको सही तरीके से यूटिलाइज करें। आपने एक वर्ड सुना होगा आजकल मुल्क में बड़ा चल रहा है, एलसी नहीं मिल रही, एलसी नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहा। तो क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? आप सब पढ़े लिखे हैं, क्या होता है बैंक? यार एक गारंटी होती है,
एक गारंटी होती है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके बिहाफ पे लेता है कि ये आदमी 15 करोड़ की मशीन मंगा रहे बाहर से और इसने वादा किया है कि ये 1 साल में इस मशीन की पेमेंट करेगा, अगर ये नहीं करेगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि करेगा। अब क्योंकि उस आदमी ने डॉलर में पेमेंट करनी है तो डॉलर स्टेट बैंक देता है। अच्छा याद रखना, ये मैं मनी चेंजर से जाके नहीं बोलूंगा 15 करोड़ के बदले में डॉलर दे दो, तो बोलेगा हाँ जी ये डॉलर तो मैं रख के बैठा हूँ। ये स्टेट बैंक से देता है, बड़ी कंपनीज आपसे मनी चेंजर से नहीं देती, स्टेट बैंक से देते हैं। तो स्टेट बैंक गारंटी लेता है कि हमसे जब ये डॉलर मांगने आएगा तो मैं इसे डॉलर दे दूंगा। तो आजकल लेटर ऑफ क्रेडिट बंद क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व ही नहीं बचे। जब रिजर्व ही नहीं बचे तो डॉलर कहां से देंगे? तभी तो इस तरह की खुराफाती पैकेजेस निकाल लें कि अगर आपके पास डॉलर है और आप हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम आपको हज के बैलेटिंग से फरागत दिला देंगे, यानी आपको बैलेटिंग में शामिल नहीं करेंगे, यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू दी हज पैकेजेस और आप खुश हो जाए। भाई आपको पता है ना, इस दफा बैलेटिंग नहीं होगी, उन लोगों की नहीं होगी जो डॉलर में पैसे देंगे हज के, ताकि पाकिस्तान का फॉरेन, मतलब वो कहते हैं ना कान पकड़ने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उसको उल्टा पकड़ लो, तो आपने जो काम करना होता है ना उससे भी कुछ नहीं होना। तो सोचो यार, आपके हज की कितने लोग आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे और आपके मुल्क का रिजर्व कितना बढ़ जाएगा। कोई 1.0000001% भी इंक्रीमेंट नहीं आना इसमें रिजर्व का, बट मुल्क एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए दिखा देगा, देखिए हमने कितनी अच्छी पॉलिसी बना। बहरहाल तो कहता है इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन, सोशल या डेमोग्राफिक फैक्टर, बिलीव, रिलीजियस सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एज, जेंडर ग्रुप्स, लिटरेसी लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे फैक्टर्स भी आपको बड़ा अफेक्ट करते हैं अगर आप मुल्क के अंदर अपने बिजनेस को, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज को प्रमोट करना चाहते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज हाईली एजुकेटेड सोसाइटी। देखें हमारे मुल्क में जितनी भी इन्फ्लेशन है, लेकिन आपको पता है मेजॉरिटी अवाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन की तरफ फोकस कर रही है, जिसमें से आप लोग एक बहुत बड़ी ब्रीड है। अगर आप लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आप लोगों के साथ साथ बहुत सारी अवाम, यानी मैंने बिजनेसमैन को देखा है बोलते हुए, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो बिजनेस के अंदर बहुत, यानी हमें बचपन में ना जब बच्चा पैदा होता है तो हमें बोला जाता है बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कान में, हमारे दिमागों में, हमारे नाश्ते के टेबल, मतलब मेरे नाश्ते के टेबल पे मेरे घर वाले, मेरे अब्बा, मेरे चाचा लोग ये बात करते थे कि बिजनेस के अंदर आगे कैसे बढ़ना, पढ़ाई लिखाई का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये पता नहीं कैसे, मतलब मेरे अब्बा को थोड़ा सा ख्याल आया कि बच्चों को पढ़ा देते। आप यकीन माने मेरे खानदान में सबसे अनपढ़ जाहिल लोग, सीरियस बात बता रहा हूँ, सिर्फ उनको बिजनेस करना आता है। मतलब अनपढ़ जहालत की इतनी मिसाल है कि मैं एक शादी में बैठा तो मुझे एक अंकल आते हैं, बुजुर्ग अंकल, आगे कहते बेटा क्या किया, मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो बोलते हैं सीए ना, बीकॉम किया है साथ, बड़ी वर्थ है भाई बीकॉम की, कर लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ लेना, क्योंकि बेटा सीए का तो मुझे नहीं पता इतना कोई खास कोई होगा, लेकिन हमारे जमाने में बीकॉम बड़ा चलता था। तो मैं देख के सिर्फ हंस ही सकता था। मैंने कहा मैं आपको समझा नहीं सकता कि आप क्या बात कर रहे हैं, बट बहरहाल आप खुश रहें। तो यार इतनी अनपढ़ जहालत है, लेकिन उसके बावजूद कराची के बिजनेस टाइकून में उन सबके नाम, मियां मोहम्मद मंशा जी सर, वन ऑफ दी बिगेस्ट बैंक के मालिक है भाई, आगे शेक्सपियर है। ठीक है ठीक है। तो हर बैंक में एक ऐसा होता जरूर है, मतलब मैं इनकी बात, आप तो ठीक है। तो अब आप सोचे यार वो बिजनेस टाइकून है, मैं कभी कभी सोचता पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ जब आपने वैसे बिजनेस बनना है। मतलब बिजनेसमैन तो वो लोग है ना, तो 2+2=4 सीख गए वो लोग। तो अगेन मुल्क के अंदर अगर लिटरेसी लेवल बढ़ता है तो इसका कितना ताल्लुक बिजनेस लेवल बढ़ने से है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। दुनिया में बिजनेसेस ऐसे नहीं चलते विदाउट लिटरेसी लेवल, पाकिस्तान के बिजनेसेस ऐसे ही चलते विदाउट लिटरेसी। फिर कहता है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी। भाई एक रिसेंट एक धरना हुआ है चैट जीपीटी को बंद करो, हमारे मुल्क की बात कर रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ती है, हम कह रहे हैं चैट जीपीटी बंद करो। भाई क्यों बंद करो यार, रिप्लेस कर देगा दुनिया को, फितना फितना यहूद है ये, और दज्जाल आएगा इसके बाद, लैपटॉप की स्क्रीन में से दज्जाल बाहर आ जाएगा आपका, पता नहीं क्या क्या बात है। यार दज्जाल ने जब आना होगा उसने आ जाना यार, आपके बोलने या आपके सोचने आपने सुनने से नहीं आना। ठीक है मैं डिनाई नहीं कर रहा, नो डाउट दिस इज गोइंग टू रिप्लेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। दुनिया में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आई थी जिसने कहा था कि रिप्लेस हो जाएगा, बदल जाएंगी दुनिया।
अगर आपका स्किल अपडेट नहीं हो रहा तो आप बदलने दो यार, दुनिया बेहतर है बदल ही जाए, आप छोड़ दें आप उसके। चैट जीपीटी इज वन ऑफ द, मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट अटेम्प्ट में एक चैट जीपीटी से मैंने बच्चों को एक मॉक एग्जाम का सजेस्टेड आंसर बना के दिया लास्ट अटेम्प्ट में, एक चैट जीपीटी के जरिए। जाहिर है उसमें देखना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़े मुझे, बट मैंने एसबीएल का एक मॉक एग्जाम का आंसर बना के दिया बच्चों को, बच्चों को बताया नहीं था। तो उन्होंने बोला सर ये आंसर इतना अच्छा कैसे लिख दिया आपने? मैं कहा, यार बस आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक। फिर मैंने आखिर में जब हमारा बैच खत्म हुआ एंड वी एंडेड अप, तो मैंने बच्चों को बताया आपको पता है वो आंसर क्या था? वो आंसर एक चैट जीपीटी की पैदावार था, ठीक है। और आपको एग्जामिनर ऑल्टरनेट आंसर्स भी मिल जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। आई होप सो अगली क्लास में आएंगे आप। ऐसा ना हो बोले यार सर पढ़ा भी चैट जीपीटी देगा, पढ़ा सकता है, वो टाइम आ रहा है कि ये चैट जीपीटी ऑप्शन है आपको देगा। आप उसको सिर्फ ये बात बताए क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एसबीएल वीडियो कोर्सेस, एंड ही विल बी इन अ सिचुएशन कि वो आपको 1-1 घंटे के वीडियो लेक्चर्स बना देगा बैठे बैठे, एंड विल बी इन अ पोजीशन कि आप उससे पढ़ सकेंगे, ठीक है। अब मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, मुझे कोई मसला नहीं है। जाहिर है इंसान रिप्लेसेबल नहीं हो सकता मशीन से, ये मैं दिल बहलाने को कह रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंजिंग। सो यस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपको पता है मशीन रिसर्चेज जो होती है ना, वो बड़ी स्टेटेड रिसर्चेज होती है। मैं चैट जीपीटी को या जितने भी है और आपके सॉफ्टवेयर है, आप इनको कुछ डेटा प्रोवाइड करें और इनसे बोलें कि एक एस्टिमेट बना दो कि हमारी कंपनी अगर इस डेटा को रेलेवेंटली अप्लाई कर दे तो क्या हम मार्केट में सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, क्या बिजनेस अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकता है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से ये जो है वो आपको एंड रिजल्ट दिखा देता है। ChatGPT sir. जी जी। So what's the difference between this and Monte Carlo model sir? Monte Carlo Simulation model में और उसमें क्या फर्क है? क्या वो भी तो other than one factor account for करता है ना? Monte Carlo मॉडल तो अलग चीज है, मतलब उसको नाम सेम, मतलब इसमें एक हेडिंग में लिखा हुआ है स्टिमुलेशन और Monte Carlo किताब में। पता नहीं, मुझे दिखाना तो आसान समझ में टीचर की नोट्स में था। एसबीएल में नहीं असाइनमेंट में सिमुलेशन और Monte Carlo मॉडल, sophisticated version of तुम सही बोल रहे हो, मोंटे कार्लो किसी ने पढ़ा भाई आदि साहब से। अच्छा यहाँ पे अभी दर्द वो ना दे आप, ठीक है करते हैं। वो भी तो एक चीज को मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बताइए मॉडल क्या होता है, मुझे नहीं पता सर। मतलब मॉडर्न वर्जन इज सेंसिटिव। मोंटे कार्लो मॉडल 2 वेरिएबल्स को काउंट करता है, मोर देन 2 वेरिएबल्स। नहीं तो ये इसका चैट जीपीटी से क्या ताल्लुक? मतलब सर इसमें अगर ये भी सारी चीजें अकाउंट फॉर कर रहा है और फिर वो स्टिमुलेशन टेक्निक से वो भी करे तो इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं होगा। चल ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं इस पर ऐसी कोई बात बोल दूं वो गलत हो जाए, मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है। IT एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ऑनलाइन, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड अवेलेबिलिटी। हमारा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, आपकी मेजोरिटी ऑफ टाइम आपकी जो मछली है शार्क, तो आपका IT और आपके इंटरनेट खा जाती है। अक्सर आपने सुना होगा फाइबर, क्रिस्टल फाइबर, पता नहीं कौन सा फाइबर है, काट दिया और पूरा कराची का इंटरनेट बंद हो जाता है। बट अगेन दुनिया के ममालिक में 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजिकली जितना डेवलप होते हैं उतना फायदा होता है। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, जब कोविड आया ना तो हम सब ऑनलाइन जा रहे थे, एंड आई वाज एट द लास्ट बैच ऑफ माय SBL इन सम अदर इंस्टीट्यूट। तो जब मैं जा रहा था ना तो हम मेरी उस इदारे के कुछ लोगों के साथ मीटिंग हुई, और उस इदारे के लोगों ने कहा कि देखो बिलाल, ये मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है, अब फेस टू फेस का जमाना नहीं है, पता नहीं लोग ऑनलाइन पढ़े ना पढ़े। मैंने भी सोचा यही बात है, तो मैंने ना अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में मेहनत ज्यादा शुरू कर दी। मैंने कहा यार ये तो अगले 2 साल 3 साल का कुछ पता नहीं, हो सकता है कोविड आए और लोगों को समझ ही ना आए। उस वक्त ऑनलाइन सिस्टम फ्लरिश नहीं था। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आया जब मैं सोचता था कि यार मेरी क्लासरूम पूरी भरी हुई होगी, और मेरी क्लासरूम के अंदर 60-70% कैपेसिटी फुल होगी, फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं दूसरा बैच बना सकूं। तो मैं सोचता था कि यार मैं शायद खुद से किसी मार्केट के दूसरे प्लेयर को जन्म दूंगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं बाकी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तो मैं इसको बोलूंगा तुम खड़े हो जाओ,
ठीक है, और मैं बोलूंगा कि तुम बढ़ाओगे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा बेटा एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी। अल्लाह ताला ने इस चीज को ओरिजिनेट करवा दिया। आप सोचे यार, आज ये जो एक इतना सा कैमरा और ये आपका एक जूम का सिस्टम हमारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम को जनरेट कर रहा है। मतलब मेरे ख्याल में इस क्लासरूम के अंदर पाकिस्तान के बाहर भी बच्चे बैठे हुए ऑनलाइन, इस क्लासरूम के अंदर कराची के बाहर के बच्चे भी बैठे हुए, और इस क्लासरूम के अंदर वो भी बच्चे बैठे हुए जो कराची में और घर में बैठ के क्लास लेना पसंद करते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊं, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आया मेरे रेवेन्यू में। मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं सिर्फ फिजिकल पढ़ाता था, और मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं फिजिकल के साथ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। भाई सोच नहीं सकते थे हम इतना रेवेन्यू चला जाएगा। मतलब मुझे जब फिजिकल की क्लास में 35 बच्चा क्रॉस करता था ना, तो मैं कहता था यार बिलाल क्या बात है यार तेरी, तू किंग हो गया। और अब हम 70 के मार्जिन को, 80 के मार्जिन को रखते हैं, और वो क्रॉस भी कर जाते हैं ऑनलाइन का मिला के, रिकॉर्डिंग का मिला। मतलब हमारे पास ऑप्शन है ऐसे। मतलब मैं एक क्लास में ना, मैं मजाक कर रहा था अपने सर हमाद सरवर के साथ, तो मैंने उन्हें पता क्या बोला, मैंने कहा सर मैं मर भी गया तो कमा रहा हूँ। हाँ ना, रिकॉर्डेड लेक्चर क्या है, पैसिव इनकम। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा बात सुने, मरने के 3-4 साल तक बेचते रहिए, ठीक है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मुझे कुछ हुआ, अल्लाह आपकी जिंदगी मुझे लगा दे, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ, और तुम्हारी नहीं, क्योंकि मैं लानत बेचता हूँ ऐसी जिंदगी में। सर बिजनेस तो कर ले सर, फिर बोल रहे हैं आप आपके साथ मेरा दिमाग खराब है। सर सब्जियां होंगी नहीं सर उसमें। भाई मैं आगे बढ़ते हैं। सर ऐसी चीज तुमने पेमेंट कर दिया ना? बस हो गई। बस अब मैं उसके बाद कुछ भी बोल दूंगा। सही है। टेक्नोलॉजी तो यार ये देखो, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम मेरे लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। हम लोग अब जब कोई बंदा हायर करते हैं ना, तो हम एचआर वाले के साथ बैठ के पता है क्या डिस्कस करते हैं, हायर करना है या आउटसोर्स करना है। फ्री वो उस पर डाल देते हैं, फाइवर पे हो जाएगा, छोटा काम है। रिसीवेबल्स देखने किसी ने, पेबल्स देखने हैं, इतना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, फाइबर अपवर्क पे करवा देते हैं। मिशन स्टेटमेंट रिवाइज करनी है, विजन स्टेटमेंट देखनी है, कोई कंपनी के मॉडल्स को अप्लाई करवाना है, कोई रिसर्चेस देखनी है, कोई रिसर्चेस करवानी है, कोई कंपनी जो है वो लोगों से ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना है। एक काम करते हैं यार, फाइबर पे लगा देते हैं, बजाय 40,000 रुपए का महीने का बंदा हायर करें जो कि उसको अगले 10 साल तक उसको पालना पड़ेगा। नहीं करते यार, दुनिया कितना बदल गई है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम की वजह से आज मैं कराची में बैठे बैठे यूएसए के अंदर मेरा एक इंडिविजुअल मौजूद है, जिसको मैं कहता हूँ कि यार तुम अपनी रिसर्च बनाओ, वहीं पे बैठो, यहाँ की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पेरोल पे रख रहा हूँ, मुझे तुम माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए अपनी रिसर्च भेजो, हम लोग बैठ के मिलकर चेक करते हैं, वी विल बी हैविंग अ मीटिंग टुडे। थिंग्स आर रेवोल्यूशनाइजिंग, बहुत हालात बदल गए। हाँ सर एक सवाल था सर, आपने मिशन और विजन मार्केट में इतने मतलब वो नीचे दर्जे पे चले गए कि हम उससे आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं, जिस पर इंडस्ट्री, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन रिलाय करता है। नहीं रिलाय तो भी करते हैं विजन और मिशन स्टेटमेंट पे सर इतने मतलब जो है वो लो ग्रेड स्टैंडर्ड नहीं आउटसोर्स नहीं कर रहे, मतलब हम उससे मतलब वो हमें नहीं पता वो सामने वाला पर्सोनल कैसा है, कितना स्किल्ड है, कितना क्वालिफाइड है, इतना बड़ा काम उसको दे रहे हैं सर आउटसोर्स करने। नहीं आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं भाई। देखो मतलब फाइबर अपर कर डालने का सोच कैसे रहे सर, मतलब ये तो डायरेक्टर्स का काम है ना सर। सही कह रहा, सही, मैं वापस लेता हूँ अपनी बात। सर मेरी काम नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या बोला। देखिए, मिशन और विजन स्टेटमेंट ना वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को ये कहते हैं कि आप हमारी, जैसे एक्वाफीना है ना, एक्वाफीना की विजन बना के दिखाएं। तो वो हमसे मांगते हैं डेटा कि आप बताएं कि आप लोग करते क्या क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या। तो हम उन्हें बताते हैं। इट्स लाइक एन आउटसोर्स टास्क, जिसमें हम, क्योंकि देखिए विजन एंड मिशन सीक्रेटिव नहीं होता, सबको बताना होता है। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर खुद बैठ के रात को नहीं सोचता कि इस किताब में क्या कहानी लिखूं, विजन क्या बताऊं, ऐसा कौन सा शायराना जुमला लिखूंगा मेरी विजन स्टेटमेंट खूबसूरत हो जाए। ऐसा नहीं होता। डायरेक्टर तो अप्रूव करेगा ना विजन स्टेटमेंट। वो आपको पढ़ाया जरूर जाता है कि डायरेक्टर बैठ के विजन बनाता है, मिशन बनाता है, बट ही डज नॉट हैव दिस टाइम टू मेक सच। वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि विजन और मिशन की स्टेटमेंट्स बनाएगा। तो जैसे वो यू फोन तुम ही तो, अब वो टैगलाइन डायरेक्टर ने नहीं बनाया यार तुम ही तो, वो किसी ने उसको सजेस्ट की होगी, जहां ख्वाब वहां एचपी। आपको क्या लगता है डायरेक्टर बैठ के बनाते हो, तो सजेशन आता। तो ये फाइबर अपवर्क पे हम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्टिव देते हैं कि आप बताएं, आप हमारे कंपनी को डिफाइन करें। इससे होता क्या है, इससे कंपनी की डेफिनेशन और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और फैलती है।
तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, बट जाहिर के बनाने का बेड़ा हमें नहीं देना चाहिए था, मैं माजरत कर सकता इस बात पे। इकोलॉजिकल फैक्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। अभी पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का एक बयान आया था कि हम इस वक्त अपने 2 पाइपलाइंस को रिन्यू कर रहे हैं। पाइपलाइन रिन्यू करने का मतलब पता है कि पूरे जहां से ऑयल मार्केट होते नहीं, आपके कराची पोर्ट से लेके आपके ऑयल फील्ड्स तक जितनी भी पाइपलाइन है उन्हें दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो पाइपलाइंस के जरिए कुछ लीकेजेस हो रहे हैं और उसके जरिए हमारी अर्थ पोल्यूट हो रही है। देखिए, CSR करना, इकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना। टॉक अबाउट पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल, कार्बन फुटप्रिंट। Ecological factors are getting important and more customers are becoming green consumer. आपकी के SBL के बैचेस में ना मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसने मुझे ना ऑफिस में एक गिफ्ट भिजवाया। मैं ऑफिस में बैठा था, उसने बोला सर आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, हमने एक नया काम शुरू किया। और उसने मुझे पहले उसकी डिटेल दी, बोला सर नगेट्स का एक बॉक्स है और वो नगेट्स का बॉक्स जो है वो चिकन जैसा टेस्ट करेगा आपको, मैं आपको भिजवा रहा हूँ। एंड इट इज बेसिकली नॉट मेड ऑफ चिकन, एंड ये वीगन कस्टमर्स या वीगन कंज्यूमर्स को प्रमोट करने के, और हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर इस चीज को प्रमोट करें और आप शेयर कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। वो बॉक्स मेरे पास आया, इतना बड़ा बॉक्स था, अलग अलग 6 नगेट्स उसमें रखे हुए थे। एंड वेंट बैक होम, मैंने अपने घर वालों को दिखा, मैंने आप देखे कितना डिफरेंस आ गया ना, मतलब लोग वीगन कंज्यूमर्स के। हमने जब बना के खाई, यकीन माने इतना पैथेटिक टेस्ट मैंने कभी जिंदगी, मुझे नगेट के नाम से नफरत हो गई, इतना पैथेटिक टेस्ट था उसका। बट द फैक्ट इज कि ग्रीन कंज्यूमर्स का जमाना है। आप देखें जितने भी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल बिकती है। ग्रीनो कहता है हमारे कंटेनर बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स हैं, बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स का जमाना आ गया है, हेल्दी कंसर्न्स आ गए। नेस्ले वालों ने अपना को तकरीबन मिलियंस ऑफ रुपीस का, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर दिया नेस्ले के जूस का एक स्ट्रॉ चेंज करके। ठीक है, पर्सपेक्टिव लोगों का बदल रहा है। आपको पता है ना, ये पेपर स्ट्रॉ जो आया है ये बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉज है, हमें उसका टेस्ट नहीं आ रहा, हम कहते हैं यार अजीब सा स्ट्रॉ लग रहा है। नेस्ले की सेल्स ड्रास्टिकली गिरी है। पाकिस्तानियों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो जाहिर है वो कहते हैं चाबी डाल के ऐसे पी जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर के ममालिक में इसने सेल्स को गिराया है। हिस्टोरिकली द सेल्स हैव डिक्रीज्ड, और उसका रीजन लोगों ने बताया कि भाई, और नेस्ले के अपने CEO ने बयान दिया कि भाई हमने स्ट्रॉ चेंज किया, CSR एक्टिविटी के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, ये मैं फीमेल्स के लिए ज्यादा अच्छी एग्जांपल होगी, बॉडी शॉप की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स को यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं है, बट बॉडी शॉप के प्रोडक्ट में फर्क क्या है पता है? मतलब वो कहते हैं हम क्वालिटेटिवली बहुत अच्छे नहीं है, बट हम इकोलॉजिकली बहुत अच्छे। हम कोई एनिमल को हार्म नहीं करते इन प्रोड्यूसिंग आवर प्रोडक्ट। फीमेल के सपोर्ट में हो। अच्छा, तो हम कोई एनिमल को हार्म नहीं करते, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते इन प्रोड्यूसिंग आवर प्रोडक्ट, राइट? कहता है, जरा सुनिएगा बात, सेवरल ग्रीन कंज्यूमर्स और प्रेशर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। दुनिया के अंदर ग्रीन कंज्यूमर्स का जमाना है, ग्रीन प्रेशर ग्रुप्स जो है वो मार्केट में आते हैं। जैसे मैं हमेशा इस पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल को देने से पहले मैं फिर बता दूं कि मैं खवातीन के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है? ये एग्जांपल ऐसी है, मुझे कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों की जरूरत थी कंपनी के अंदर, तो मैंने एक कंपनी में एडवर्टाइजमेंट लगाया कि वी नीड 4 मेल इंडिविजुअल जो कि हमें 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप करेंगे और हम उन्हें सर्टिफिकेट और पैसे देंगे। मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि दिल थाम के सुनिएगा। तो आप खवातीन के खिलाफ? अच्छा, आपसे पूछा किसने? तो जब मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को लगाया तो मैं अगेन जब ऑफिस आया थोड़े दिन पहले देखा, वहां पे होता रहता है, ऑफिसेज फैक्ट्री एरियाज होते हैं ना, वहां धरने चलते हैं। तो 2-4 खवातीन खड़ी हुई थी, प्लेग कार्ड उठा के, चुपचाप चला गया, मुझे अंदाजा भी नहीं था। तो 15-20 दिन बाद मैंने देखा खवातीन की तादाद और बढ़ गई वहां पे। तो 30 दिन कंप्लीट हुए तो वहां मीडिया ग्रुप भी शामिल हो गया, उसमें एक ऐसा शख्स भी आ गया, ठीक है, जो सपोर्ट में खड़ा हो गया कि यार नहीं चलेगा, मर्द राज अब नहीं चलेगा। तो ये वाला मामला जब बढ़ने लगा ना, तो मुझे मेरा बॉस ने बुलाया, बोला इधर आओ, क्या किया तुमने? मैंने कहा सर क्या किया? तो लगा आपने एक एडवर्टाइजमेंट लगाई है और उस एडवर्टाइजमेंट में आपने लिखा है वी नीड 4 मेल इंडिविजुअल्स,
तो यार वो आपके खिलाफ फेमिनिस्ट और ये सब शुरू हो गया। यार ये नहीं, मैंने कहा आपने बता दिया कि मैंने लगाया? कह रहा नहीं बताया तो नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ गया तो आई कैन डू दिस। मैंने कहा सर इसका सॉल्यूशन क्या है? कहता चेंज करो एडवर्टाइजमेंट अपना, बदलो इसको। तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने जाके बोला अपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कि भाई बदल दें इसको, और नीचे लिख दे वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। और फिर मैंने कहा कि भाई आप बोलें कि वी प्रमोट ईच एंड एवरीवन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, और ये इंटर्नशिप है और सब अप्लाई करें। फिर मेरे पास कुछ तकरीबन 20 सीवीज आई, 20 में से 5-7 सीवीज जो थी वो फीमेल की थी। मैंने बाकी 12 सीवीज को बुलाया, उसमें से इंटरव्यू किया और रख लिया। ठीक है, तो मुझे ये बात का अंदाजा नहीं, असल में मैं बताता हूँ क्यों। मैं इससे पहले आपको मुझ पर तोहमत लगा, मैं बताता हूँ क्यों। वो काम ऐसा था बेटा कि वो फैक्ट्री में, अब मिसाल के तौर पे आपने शेल्फ के ऊपर चढ़ के आपने स्टॉक काउंटिंग करनी है, आपने ऑयल टैंक के अंदर जाके आपने ऑयल टेकिंग्स करनी है, फिर आपने फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री का माहौल का अंदाजा है। ठीक है, तो मैं एक सिंगल इंडिविजुअल या 2 फीमेल को उठा के फैक्ट्री में भेज दूं where we have 2000 laborers working and you have to go on that specific crane, आप क्रेन पे चढ़ के आप जा रहे हो आगे, आप जाके स्टॉक टेकिंग कर रहे हो, आप स्टील के गोडाउन से घूम रहे हो। इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब मैं ये कर नहीं सकता। लेकिन अगर ये मैं उनको समझाने बैठ जाता ना तो मुझे समझ, तो मैंने इसका आसान सोल्यूशन मंगाया। 20 में से 12 सीवीज जो आई उसको मैंने बुला लिया और उसमें इंटरव्यू करके मैंने रख लिया। तो आई फेल्ट गुड, तो आई वाज अ गुड पर्सन जो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर के तौर पे ऑपरेट कर रहा था। फिर इकोलॉजिकल इश्यूज कवर प्रोडक्ट्स, योर प्रोडक्ट्स शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, आपकी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करनी चाहिए। इट शुड बी रिसाइक्लेबल, जैसे यहाँ पे आपके पास अक्सर लिखा हुआ होता है, इस पे तो नहीं है बट नॉर्मली लिखा होता है रिसाइक्लेबल। मैं टर्की में था तो उन्होंने पानी, पता है क्या देते थे वो पानी के ना एक तरह से वाटर ड्रॉपलेट होता है, वो पूरा डिजोल्वेबल होता है। वो आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट में नॉर्मल पानी नहीं मिलता था, वो आपको वाटर ड्रॉपलेट देते थे, आप वो खाए, पूरा खा जाए, ईटेबल भी है ड्रिंकेबल भी, आप जाके खाएं और उसका पानी की आपकी नेसेसिटी पूरी हो जाती थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला यह था कि आप उसको लिए लिए घूम नहीं सकते थे, आपने उसी वक्त पीना होता था। तो उसमें 2 फायदे होते थे कि वो एक तो फ्रेश हमेशा रहता था, और दूसरी बात ये कि आप उसको वक्तन फवक्त, और वहां पे बहुत सारे स्टॉप्स थे जहाँ पे आपको पानी इजीली मिल जाता था और आसान था आपके। फिर ecological issues cover product, your product should not harm the environment, it should be recyclable, manufacturing process eco friendly machine। भाई हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ना हमारे पास स्मोक इमिटर्स लगे हुए जो पोल्यूशन को कम करते हैं, और हमने इसको CSR में दिखाया हुआ भी है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं, आपके घर में चिमनी देखी होगी, किचन के अंदर लगी हुई होती है, ठीक है जी, आप बनाते रहते होंगे खाना वाना, तो वो चिमनी देखी होगी। तो अगर आपने देखा हो कि वो चिमनी के नीचे ना एक छोटा सा कंटेनर होता है, तो कभी उस कंटेनर को निकाल कर साफ करो ना तो देखना वो रेजिड्यूरी कुछ ग्रीस टाइप मटेरियल होगा। वो ग्रीस टाइप मटेरियल को कहते हैं टार, TAR। ठीक है, वो टार इज एक्चुअली द पोल्यूनेटरी इम्पैक्ट। मैं आपको इसका भी बिजनेस बता रहा हूँ। हमने 7-7, 8-8 लाख रुपए के स्मोक इमिटर्स लगाए हैं पूरी फैक्ट्री के अंदर, कुछ 7-8 स्मोक इमिटर्स होंगे। वो 7-8 स्मोक इमिटर्स जो है ना वो साल का को तकरीबन 40 से 50 किलो टार कलेक्ट करते हैं। जाहिर साल का ना, मतलब 40 से 50 किलो, 1-1 किलो लाख रुपए का बिकता है। अब वो पता है ये एनिमल फार्मा इंडस्ट्री जो मेडिसिन फॉर एनिमल्स बनती है ना, उसके अंदर ये यूज होता है। सिर्फ उसका टार 40 से 50 किलो मल्टीप्लाई बाय लाख, 40 लाख रुपए। अब आप बताओ 7 लाख रुपए का स्मोक इमिटर बनाना अच्छी बात है या नहीं? और हम अच्छे भी हैं क्योंकि हमने स्मोक इमिटर्स लगाए। तो हम बड़ी बड़ी उसकी पिक्चर भी लगाते हैं पहले, और फिर आखिर में अदर रेवेन्यू में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी सी बात लिखते हैं, सेल फ्रॉम दी सेल ऑफ टार टू फार्मा इंडस्ट्री। यार अच्छी बात है, और इसमें गलत नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। देखो हम तो कुछ एक्स्ट्रा चीज बेच रहे हैं ना, तो वो बेसिकली वो जहर वाले मेडिसिन होते हैं ना, उसको बनाने के लिए यूज होता है, एंड मार्केट के अंदर इसको बिजनेस भी किया जाता है। ऑफिस बिल्डिंग, एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिल्डिंग, आपको पता है TSA इज राइट नाउ सोर्स, इसकी एनर्जी सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक भी है। आप अगर बाहर जाएं नमाज वाली जगह से देखिएगा, सामने वाली बिल्डिंग पे आपको सोलर पैनल मिलेंगे। आजकल तो सबने लगाए हुए, जितनी फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिक सोर्स हुई हुई है ना, जैसे मैं सुबह में ना बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ एक कॉलेज के अंदर, बीकन हाउस के अंदर, तो मैं हफ्ते में मैं 1 दिन वहां जाता हूँ, लेकिन मैं वहां के उनके ऑब्जेक्टिव और उनके CSR से बड़ा सीखता हूँ। उन्होंने ना अपने मैगजीन में लिखा हुआ है कि, और बाहर के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है थैंक यू मैसेज का, कि थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और उन्होंने सोलर पैनल लगाया।
और मुझे नहीं पता वो सोलर पैनल पे चलते हैं नहीं चलते, लेकिन जिस तरह उनका एसी ठंडा कर रहा होता है, आई डोंट थिंक सो कि वो सोलर पैनल पे चलता है। बट स्टिल ये देखें, इससे भी आपकी CSR जो है वो अकाउंट फॉर होता है। रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मुझे ये हैंडआउट्स नहीं देने चाहिए असूलन। मैं आपको ऑनलाइन आपको PDFs प्रोवाइड करूँ, लेकिन अगर मैं नहीं दूं तो आप बोलेंगे सर 5,000 रुपए के हैंडआउट आप खा के तो डिस्काउंट कर दे उसको। सर चश्मे ले रहे हैं जिसके सामने आ रहे हैं। मशवरा तुम सही से किसी अच्छी जगह से इलाज करवाओ भाई, मसला बहुत गंभीर है, अभी इस उम्र में हो भी जाएगा। Reduce the use of paper in education institute and move to paperless environment as paper is manufactured by cutting tree। आपको पता है पेपर की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। लीगल फैक्टर्स को भी देखा जाता है। कंपनी लॉ, पाकिस्तान का कंपनी लॉ कौन सा लगता है पता नहीं। 19 नहीं, एक सेकंड, किसी ने 1984 बोला भाई, आप बहुत पुराने चल रहे हैं। 2017 पाकिस्तान में कंपनी लॉ 2017 लगता है। कंपनी लॉ अप्लाई करेंगे, एनवायरमेंटल लेबर लॉज अप्लाई करेंगे, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लगता नहीं है लेकिन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, एनवायरमेंटल लॉज, टैक्स लॉज, कंपटीशन या मोनोपोली एक्ट। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा कंसोर्शियम पॉलिसी होती है। किसी को पता है कंसोर्शियम पॉलिसीज क्या होती है? डू यू नो व्हाट कार्टेल कंपनी इज? व्हाट इज अ कार्टेल कंपनी? पेट्रोल की पेट्रोलियम कंपनी, ड्रग डीलर नहीं। अच्छा देखो, कार्टेल कंपनी, सॉरी बताओ बेटा, बताओ। शुगर इंडस्ट्री सर। शुगर इंडस्ट्री नहीं, सुनो मैं बताता हूँ। कार्टेल एक जनरल वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत सारे जिस्म और एक जान। देखिए मिसाल के तौर पे सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना क्या करती है, कार्टेल बना लेती है। इसको कंसोर्शियम भी कहते हैं। कार्टेल को आप जब गूगल पे सर्च करेंगे ना तो एक पॉजिटिव मतलब आएगा। कंसोर्शियम को जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो एक पॉजिटिव मतलब आएगा। मतलब ये आएगा, all companies in the same industry are joining hand together to make industrial revolutions and to make things good for the industry। बट मैं आपको कंसोर्शियम पॉलिसी का एक रिसेंट बनी हुई पॉलिसी का एक पॉइंट बता रहा हूँ। We will not sell at a price which is beneficial for the consumer। यानी we will not sell at a price that goes with discounting। अभी एक बात ये है, अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ और ये भी वही गाड़ी बेच रहे हैं और दो शोरूम पे खड़े हुए हम दोनों, और ये आदमी आता है बोलता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो ना ये डिस्काउंट देगा ना मैं डिस्काउंट देगा। उसमें दूसरी बात सुनो, इफ एनी कंपनी सेल बिलो द डिस्काउंट लेवल वी विल हेवीली पेनलाइज। ये इंडस्ट्री के हेड्स कह रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, इसमें तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर छीना नहीं जा रहा। भाई अगर मैं और ये सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और ये मेरा कंपेटिटर है, तो मेरा तो मकसद क्या होना चाहिए कि मैं इससे कम बेचूं, इससे सस्ता बेचूं। लेकिन अब हम दोनों ने दो जिस्म और एक जान हो गए। हमने कहा देखो रिस्क अल्लाह ताला ने हम दोनों का अलग अलग लिखा है, बजाय आपस में लड़ने के लेट्स बी लाइक पेट्रोल पंप्स। PSO और शेल सेम रेट पे बेचता है मार्केट में, क्योंकि अगर जिस दिन PSO ने बोला ना कि हो गई शाम और गिर गया दाम, लेस सस्ते रेट पे मुझसे पेट्रोल खरीदो, तो शेल अगले सेकंड में उसको सस्ता और हेस्कॉल अगले सेकंड में उसको सस्ता और फिर PSO उससे अगले सेकंड में उसको और सस्ता कर देगा। ऐसे करते करते आप पेट्रोल लिए घूम रहे होंगे और खरीदने वालों की तादाद खत्म हो जाएगी। सर ऐसा हो जाएगा अगर ये आपकी कार्टेल खत्म हो जाए। कार्टेल इज लाइक परसीव्ड मोनोपोली। परसीव्ड मोनोपोली का मतलब है नहीं मोनोपोली, लेकिन आप बन गए मोनोपोली। दूध वाले करते हैं कार्टेल, आप देखें दूध की प्राइसेस का एक जैसी होती है हर जगह। आपकी कंपनीज ये जो चिकन वाले करते हैं, कार्टेल कंपनीज बनाते हैं। ये कंसोर्शियम पॉलिसी सब्जी में इतना नहीं होता, सब्जी वाले आपस में लड़ रहे होते हैं और वो अल्टीमेटली नुकसान, मंडी का रेट है। हाँ नहीं, मैं मंडी की बात नहीं कर रहा, मैं तो छोटे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये आपकी छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, आपके एनवायरमेंटल लॉज, आपकी मोनोपोली, आपके टैक्सेशन लॉज, आपके मार्केटिंग एंड सेल्स वारंटीज एंड डैमेजेस। स्टूडेंट पर्सनल एंड एजुकेशनल डाटा शुड बी केप्ट प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। यार मेरे पास एक दिन ना एक हेल्थ इंश्योरेंस वाले की कॉल है, बोलता है बिलाल साहब आप कैसे हैं, मैं फला बात कर रहा हूँ। मैं भी फारिग था, सर करेगा जी मैं ठीक हूँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? कह रहे सर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैंने सुना आपकी तबीयत खराब। मैंने कहा यार ये बात मेरे घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता, आपको कैसे पता चले?
कहने लगे बस सर हमें पता चल जाती है सर, हम आपको एक पॉलिसी बेच रहे हैं। कभी आपको ख्याल आता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपके घर वालों का ख्याल रखने के लिए कौन है? मतलब उसने मुझे ऐसी बात की कि बंदा तब जब पूरी तरह उसने थोड़ी देर के लिए एहसास दिलाया कि जिंदगी फानी है और कभी भी मौत आ सकती है। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन आपको कोई फोन पे ये बात बता रहा ना तो आपका मुंह सामने होता तो मुंह तोड़ चुके होते आप। उसने मुझे जब ये समझाया, ये सिखाया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको डेटा मिला कहाँ से? मैंने कहा देखिए मैं आपको शो कर दूंगा, आपको मेरी अभी पहुंच नहीं पता, मैं थोड़ा सा डरा है। उसने बोला सर एक हॉस्पिटल में आप गए थे रिसेंटली, आपने अपना इलाज कराया था, उस हॉस्पिटल से हमने डेटा कलेक्ट किया। और मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में था मतलब एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में था। एंड नाम ना ले भाई, ये भी रिकॉर्डिंग में जाने। और मैं हैरान और परेशान था कि इतने पैसे देने के बाद भी मेरा डाटा प्रोटेक्टेड। मतलब ही इवन न्यू मेरा बीपी हाई था, मुझे ये प्रॉब्लम हुई, ये इशू हुआ, और उसने मुझे मेडिसिन तक बताई। और उसने मुझे ये तक बताया, जैसे आप कोई गूगल पे बीमारी सर्च करते हो ना तो वो दिखाता है हर बीमारी को मौत से रिलेट करता है। यानी आपको पेट में दर्द है, वो बोलेगा पेट का कैंसर हो गया। ठीक है, आपका सीने में दर्द हो रही है, गैस का इशू है, बोलेगा हार्ट अटैक की बीमारी है, आपके वॉल्व बंद हो गए, चारों वॉल्व बंद। आपको दिखा ऐसे ही दिखाएगा। आप कभी मैं अपने घर वालों को ना हमेशा कहता हूँ, जब भी रिपोर्ट लेके आओ ना गूगल से सर्च मत करो, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखता होता है ये चीज बढ़ी हुई। अब आप सर्च करोगे ये चीज बढ़ी है तो कहते दिस कैन लीड टू हार्ट अटैक, दिस कैन लीड टू ब्लड कैंसर। तो अब आप सोचते ही रह जाओगे यार कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाओ, डॉक्टर कहता है भाई आपको गैस हो चुकी थी, ये 2 गोलियां खाएं, स्नान के बच्चे बनते हैं। तो अब आप सोचो उसको सब पता था, एंड ही वाज सेलिंग अ इंश्योरेंस कैंपेन, और वो बोल रहा था सर आप खरीद लो मुझसे। सोचे आपका पर्सनल डाटा किस हद तक प्रोटेक्टेड है। देखें, हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सुनिएगा बात, हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम आपसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हमें पता चलता है आप एसीसीए कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एसीसीए शुड नॉट बी योर लास्ट क्वालिफिकेशन। ये मेरा कहना है, आप माने ना माने, बट एसीसीए की ना अब वो वर्थ नहीं रही। ठीक है, जो एक जमाने में सिंगल हैंडेड, जैसे मैं कहता हूँ आईबीए का बच्चा सिर्फ आखिरी क्वालिफिकेशन अगर आईबीए को मान लेता है तो गलती करता है। उसको क्वालिफिकेशन एनहांस करनी चाहिए। हमारे पास हर बैच में सेबिस, सीबीएम और आईबीए के कुछ ना कुछ स्टूडेंट जरूर आते हैं। तो मेरा सवाल है क्या एसीसीए लास्ट क्वालिफिकेशन है? मैं कहता हूँ नहीं। तो अब क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ये चीज बेच रहा हूँ कि एसीसीए लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मुझे उसके साथ जो कनेक्टेड क्वालिफिकेशन है ना वो भी आप बेचनी चाहिए। अब अगर हम आपका डाटा कलेक्ट करते हैं और हमें पता चलता है यू आर गिविंग योर लास्ट पेपर, तो अब हम आपको सेलेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको हम अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, हम एंड रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव गेज कर सकते हैं, जिससे हमारा फायदा ही फायदा हो। फिर तो स्टूडेंट का पर्सनल डेटा नहीं बिकना चाहिए इतना ओपनली मार्केट के अंदर। आपको एक बात समझाता हूं मैं, बेटा एक टेक्निकल इशू आया, ये बात बड़ी मशहूर है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका डाटा, और इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, ये चार्ट अब आप खुद पढ़ेंगे, ये उसी का कंक्लूजन है ऊपर वाली बात का, ये आप घर जाके पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं पेस्टल एनालिसिस पे, थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। अच्छा, मैं शायद ट्यूसडे वाले दिन भी एक क्लास लूं, शायद, क्योंकि अगर मंडे तो नहीं लेकिन ट्यूसडे वाले दिन शायद मैं, क्योंकि हो सकता है वेडनेसडे वाले दिन आपकी चांद रात हो सकती है। वेडनेसडे वाले दिन है या थर्सडे वाले दिन? थर्सडे को देखा जाएगा, या तो फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा। अच्छा, फिर सही है, फिर सही, बट स्टिल आई लेट यू नो, शायद मैं ट्यूसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं। मंडे नहीं यार, मंडे पॉसिबल नहीं। पेस्टल एनालिसिस असल में मंडे को मेरी 6 बजे के बाद एक मीटिंग होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सुनिएगा बात,
पेस्टल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, ये कोई भी कर सकता है, इतना आसान है, इट्स रिलेटिवली क्विक, इट्स रिलेटिवली इजी टू कैरी आउट, इट्स वेरी चीप, encourages strategic thinking, आपको strategically think करने को मौका मिलता है, आप politically देख सकते हो, आप सारे फैक्टर्स को combiningly अपने सामने ला सकते हो, can develop strategic responses to change। अगर political changes आ रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी कि यार मुझे अब अपने strategies को बदलना है, अगर ecological changes आ रहे हैं, अगर social changes आ रहे हैं, technological, किसी भी किस्म का change आप easily gauge कर लोगे। Disadvantages क्या है? Might date quickly, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इट माइट डेट वेरी क्विकली, चेंज हो जाएगा। आज से 6 महीने का पेस्टल आज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आज से 6 महीने पहले डॉलर का रेट कुछ और था, मुल्क के हाथ कुछ और थे, इंटरेस्ट रेट कुछ और था, आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ और थी। लेकिन आज के लिहाज से देखा जाए तो आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और आपके पॉलिटिकल एनालिसिस चेंज हो चुके हैं। टू सिंपल एनालिसिस और कंक्लूजन में लीड टू पुअर डिसीजन, क्योंकि इतना आसान है तो इसमें देखो कोई बेसलाइन ही नहीं है ना। पॉलिटिकली मैं जितना सोचना चाहूँ सोच सकता हूँ, इकोनॉमिकली मैं जितना सोचना चाहूँ सोच सकता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉपर मॉडल, रिलाइज ऑन असम्पशन दैट मे बी इनकरेक्ट टू चेंज। अच्छा, फिर आता है आपका सॉर्ट या टोज मॉडल। अच्छा, आप सबको अपनी स्ट्रेंथ पता है? नहीं पता? क्या होती है, क्या है? क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस? अच्छा, वीकनेस क्या है तुम्हारी? कम्युनिकेशन तुम्हारी वीकनेस है। अच्छा, और कोई बताएं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस? खुद को पता है आपको? नहीं पता? चलो मैं इससे पूछ ही लेता हूँ। अच्छा, क्या है तुम्हारी स्ट्रेंथ? इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसको मेरे हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, बट चले ये कारी साहब ने बोला। हाँ, ये अच्छा काजी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर और वीकनेस क्या है? वीकनेस सर, ये वीकनेस ये हम सब बता देते हैं सर। वीकनेस ये है कि सर वो जो है ना अपना, वैसे हमें समझ आ गई वीकनेस। ठीक है, थैंक यू। बताओ सर, थोड़ा सा जो है ना चीजें सुनता लोगों की कम, झाड़ता अपनी ज्यादा हूँ, ये थोड़ा सा वीकनेस है, इस पर जरा काम करना। चले ठीक है। हाँ भाई, बजी के भाई, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है बताओ? तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल। तुम मेरे हम नाम भी निकले माशाल्लाह। बताएं क्या स्ट्रेंथ है तुम्हारी? हो जाती है, ये तो तुम्हारा फॉर्चून हुआ ना। स्ट्रेंथ क्या? अच्छा, तुम खुद कर लेते हो, सही है। और वीकनेस? खाना। हाँ, हाय अल्लाह, ना नहीं कहा जाता, ये हमारे आधे पाकिस्तान की वीकनेस है बेटा। सही। आप में से कोई पता है? आप बताए, आपको कोई स्ट्रेंथ पता है अपनी? नहीं पता, वीकनेस पता है। हाँ जी, आप बताएं। ये स्ट्रेंथ है। क्या रिस्क लिया आपने लाइफ में? और वो हो जाता है। गुड यार। और वीकनेस? चलो, गुड गुड। और कोई बताना चाहे खुद से? अरे कभी भी जागिए बताओ। नहीं नहीं, हो गया तुम्हारा। हाँ जी, और कोई? नहीं ना, रुक जा। आप बताओगे? आप थोड़ा चुप चुप रुक जाओ। हाँ, सोचा नहीं यार, आप कभी खुद से मिले ही नहीं है, इसका मतलब आपको खुद की तो स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। क्या कैसे मिले? खुद के साथ बैठे सोचेंगे आप क्या अच्छा कर सकते। भाई आपको अगर स्ट्रेंथ नहीं पता ना, आप बेच नहीं सकते मार्केट में। मैं सही बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप ऑडिट में ही अच्छे निकले। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शायद ठीक है, मुझे अकाउंट्स आती है, मुझे ऑडिट आता है, बट मेरा ज्यादा अच्छा स्किल पता है क्या है? मेरा ज्यादा अच्छा स्किल है कम्युनिकेशन। तो अगर कोई चीज गलत भी मेरे कंपनी के अंदर अगर चल रही होती है ना, यानी तो मुझे नहीं आती, बट आई कैन सेल इट वेल, तो वो सेलिंग का कॉन्सेप्ट मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेंथ है। ये तुम्हारे अंदर भी है? नहीं, अच्छा, तुम्हें मेरे अंदर ये लगता है? ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? थैंक यू यार, थैंक यू। मैं समझ गया।
इससे ज्यादा मुझे हजम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, और कोई? मेरी वीकनेस है, मैं वीकनेस नहीं बता। हाँ, और कोई? एनीवन एल्स? देखा गया है सर, जो लोग अच्छे अरे एनीवन एल्स, नॉट यू जी। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफा तुम जवाब दो। यार खुद से बताओ यार, कम ऑन। ये अच्छा तरीका है कि जिससे मैं आपको जान सकता हूँ। जरूरी नहीं है एजुकेशनल स्ट्रेंथ की हो, कुछ भी हो सकती है। बताओ ना, अंधा भरोसा कर लेते कभी कभी। हाँ बताओ बताओ। ये तुम मेरी क्लास में ना करके देखो, फिर मैं करूँगा। बहुत अच्छी बात तुमने बताई है। अब तुम पूरे एसी से में नहीं सॉल्व किया, अब तुम देखो। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें कि मेरी क्लास के एंड में जब तुम आओगे और अगर तुमने पास में सॉल्व नहीं किया हुआ तो मैं वो जलालत करूंगा ना आपकी कि आपको याद आ जाए ना, नहीं याद आ जाएगी। आप रोके तो सही। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी बेटा, वेरी गुड यार, मेरा फायदा हो गया इससे। और कोई? ये मुझे मजा आ रहा है। हाँ सॉरी यार, मैं रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट कॉन्फिडेंट। यार कॉन्फिडेंस तो डेवलप करें। लर्निंग स्किल अच्छे, ऑनलाइन वाले हजरात लर्निंग स्किल अच्छे हैं, मार्केट नहीं। और कोई बताएं? क्या स्ट्रेंथ है? सुने सुने सुने, रिस्क टेकर। आपने क्या बड़ा रिस्क लिया आज तक? I don't think I'll be able to. अच्छा ठीक है, और ठीक है, और वीकनेस? Can't say no to things. ये तो हमारे, मैं अभी पाकिस्तान का मसला है। Taking things for granted. अच्छा, Sometimes जब आपको पता होता है कि आपको नहीं लेना for granted, but still you have to take things for granted. ठीक है, गुड गुड। अच्छा, आप में से कभी किसी ने बिजनेस शुरू किया कभी? कभी? ठीक है, आप पहले बता दें किस चीज से। अरे हाँ, तुमने मुझे बता दिया कैटल फार्मिंग है। तो अभी बकरा ईद पे यार तुमने मेरे लिए भी नहीं रखा कुछ भी। ठीक है, अच्छा, और कोई? और किसने किया? और किसने बिजनेस शुरू किया कभी? हाँ, एनीवन एल्स? यार मुझे आज एक स्टूडेंट मिला, उसने अपना सर्विस स्टेशन खोला हुआ है। सर्विस स्टेशन मतलब वो गाड़ियां धोते नहीं है। तो मुझे उसने बोला सर आप अपनी गाड़ी ना मेरे सर्विस स्टेशन पे लेके आइएगा। मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा सर्विस स्टेशन? मुझे लगा कोई आउटस्कर्ट एरिया। कह रहा है ओशियन मॉल की पार्किंग में, मतलब जो कार की डिटेलिंग है वो सारी चीजें करते हैं। मैं कहा अच्छा यार, ये तो जबरदस्त। तो आजकल वो जो पार्किंग लॉट है ना, उसमें भी बिजनेस चेंज खुल गया। आपको पता है डॉल्फिन मॉल में आप जाते हैं तो वो आपकी गाड़ी को साफ करते हैं, वो आपको पैसे चार्ज करते हैं उसके, वो डिटेलिंग कर देते हैं। यानी आप गाड़ी को पार्क करें और आपने शीशे टिंट करानी। ये नया बिजनेस मॉडल ऑपरेट होना शुरू हो गया, ये आज से पहले नहीं होता था। आप पार्किंग लॉट में खड़ी करें, आप शॉपिंग करें और आपने कोई नया काम कर, आपने टिंट करवाने हैं, आपने कोई सीट कवर्स लगवाने हैं, आपने स्टीयरिंग कवर कराना है, आपने बफिंग करानी है, कुछ भी ऐसी चीज जो डिटेलिंग से रिलेट करती है आपको करके। तो SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब देखिए, जिसकी स्ट्रेंथ ये है कि मैं रिस्क टेकर हूं ना, तो मैं आपको बताऊं आप अपॉर्चुनिटी टेकर भी होंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज जो आपके जिंदगी में जो आपको अपॉर्चुनिटीज है, नॉट नेसेसरीली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बट लाइफ अपॉर्चुनिटीज भी आपको आएंगे ना, आप उसको जल्दी गेज करो। लेकिन वो जो लोग होते हैं ना जो रिस्क टेकर नहीं होते, जो फॉलोअरशिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर समवन जो कि हमेशा ठंडी करके रोटी खाना। अच्छा, कुछ हद तक फायदा भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार हर बंदा जॉब बिजनेस के लिए नहीं होता। मैं जब भी ये बात बोलता हूँ तो कहते हैं यार सर ठीक है यार, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। स्ट्रेंथ, इतनी सारी स्ट्रेंथ माशाल्लाह। तो आपको होता है कि यार कम ऑन, मैं अगर कभी जिंदगी के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी को देखता हूँ तो कितने मर्तबा ऐसा होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो आई वांटेड टू बी एन एक्टर। मुझे एक्टिंग का शौक था। लेकिन और मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे उस वक्त एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी आ भी रही थी, क्योंकि एक शौक था ना, तो मैं कोशिश करता था, अब्बा अम्मा से छुप के भेज देता था सीवीज, प्रोफाइल, पोर्टफोलियोज। तो मुझे याद है कि मेरे अब्बा ने बोला मरासियों वाला काम है, और साथ बात कुछ हद तक सही भी है यार, है तो काम ऐसे। काम खैर मरासी वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को अगर शौक है तो अच्छी बात है। तो अब अपने आप को ना उन अपॉर्चुनिटीज को पूरा नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा यार क्यों ना हलाल तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को अब अंडरटेक करूं, तो मैं टीचर बन गया। तो टीचिंग में एक एक्टिंग का स्किल होता है, जो बात है भाई,
आप 3 घंटे किसी को अपनी बातों से बिठा के बैठे हुए ना, तो ये एक्टिंग का स्किल और टीचिंग का स्किल दोनों ही है। मतलब आपकी नॉलेज एंड योर एक्टिंग, दैट इज व्हाट इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग यू टू। देखिए आज के जमाने में आपके पास 3 घंटे नहीं है मेरे सामने बैठने के। आज आप 3 घंटे मेरे सामने बैठ के मेरी बातें सुन रहे हैं और मेरी बातों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब है मेरे अंदर ऐसा कोई स्किल है जो मैं आपको अपनी बातें बेचने की काबिलियत रखता हूँ। दैट इज व्हाट स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी इज। बट वीकनेस एंड थ्रेट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि देखें, आप अपनी वीकनेस को एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, तो मार्केट आपको थ्रेटन करेगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज को खा जाएगी। जैसे आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, मैं आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, लेकिन मैं बताऊं आप लोग ना कहीं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में मार खा जाएंगे। थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस। दिस कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू गेन यू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सक्सेस। मैं कहता हूं आप इंटरव्यू की सीट पे ना अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे जाते हैं। जॉब एनरिचमेंट या जॉब एनलार्जमेंट जो होती है ना आपकी, वो आपके कॉन्फिडेंस की बेस पे। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आप उठा के देख ले, ईसीसी उठा के देख ले, उसकी सैलरी स्लैब जो है ना लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक भी होगा। वो 70 लाख रुपए वाले में ना एक चीज एडिशन है, एंड दैट इज हिज कॉन्फिडेंस। यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस। मेरे पास ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद थे, तो मेरे पास ऐसे ईसीसी मौजूद है, इतने अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स बना के देते हैं, बजटिंग करके देते हैं, कैश फ्लो फोरकास्टिंग इतनी जबरदस्त किस्म की करके देते हैं। मतलब मैं आपको एक रीसेंट केस बता रहा हूँ। मेरा एक लड़का है जो बहुत माशाल्लाह से ना, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड है, पढ़ाई में बहुत तेज है। उसने मुझे अभी रिसेंट 5 साल का कैश फ्लो फोरकास्टिंग करके दी। मैं बोर्ड जब मीटिंग में बैठा तो पता प्रेजेंट कौन कर रहा था, एक आईबीए का बेवकूफ लड़का, और उसने सारी वाह उठा, जब उसने प्रेजेंट किया उसने सारी वाह उठा ली। तो मैं बाहर निकला, मैंने अपने जो मेरा था ट्रेनिंग, मैंने उसे डांटा, तो तुमने सारा काम तो तुमने किया था, तुम कहाँ थे? तो सर इतने सारे लोग बैठे हुए तो मैं कैसे प्रेजेंट करता? तो मैंने कहा तुमने ऐसे क्या बोला? मैंने कहा कहना था सर वो ये सेल्स वाला है, मेरा दोस्त है, मैंने ऐसे बोला तुम प्रेजेंट कर दो, उसने आगे प्रेजेंट कर दिया। अब यकीन माने सब लोग कह रहे थे यार इसने कितनी अच्छी रिपोर्ट बनाई, इसने प्रेजेंट किया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको कॉर्पोरेट की आंख से बता रहा हूँ, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना बेटा, तो थोड़ा सा पीछे रह जाओगे। मतलब बुरा नहीं मानना अगर किसी को लगता है कि उसमें नहीं है, लेकिन भाई इनहांस करो, बोलना सीखो। पब्लिक स्पीकिंग एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इज गोइंग टू गेन यू गुड। अच्छा, ये सिर्फ इस जगह नहीं, आप देखें सोशल गैदरिंग में भी वही लोग आगे होते हैं। आप देखें सोशल गैदरिंग में आप मुलाकात करें, आप मेजोरिटी उन लोगों को बीट नहीं कर पाएंगे जो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो होना चाहिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर्स, ये इंटरनल फैक्टर्स है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट पर्टेन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब मोटिवेटेड स्टाफ। देखिए अगर मुझे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टीएसएम में मिलेगा ना, तो मैं मोटिवेटेड स्टाफ हूँ, मैं अच्छा स्टाफ हूँ, और मोटिवेटेड स्टाफ अच्छा काम करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास वीक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही बेकार है, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको अच्छे रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट अच्छे नहीं देते, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको जो है वो उसमें ग्लिचेस आते हैं, उसमें रिपोर्ट सही नहीं बन रही, अगेन आप फेलियर की तरफ जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट पर्टेन टू एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज ग्रोइंग इंडस्ट्री थ्रू कंपटीशन। आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रहा है। आप सोचे आपके पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन इंडस्ट्री, फॉरेन एजुकेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोकल एजुकेशन इंडस्ट्री डिक्लाइन पे जा रही है। यानी नाउ पीपल डू नॉट वांट टू डू एमबीए फ्रॉम इकरा, ज़ेबिस्ट या छोटी यूनिवर्सिटी से अब लोग एमबीए नहीं करना चाह रहे, बिकॉज दे नो दैट दीज इंडस्ट्री जस्ट हैव देयर footprints within Pakistan and not outside Pakistan. And today's world, everyone would want to go outside Pakistan, क्योंकि हर आदमी बाहर जाना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, वो फॉरेन क्वालिफिकेशंस के पीछे भाग रहा है। फिर strategic capabilities, that is SWOT analysis can be combined into the result of the environment, that is opportunities and threat, and strategic capabilities आपकी strength and weakness है। strength क्या आता है, what do we do well, और weakness क्या आता है, where do you need to improve yourself, threat, what are your obstacles, and opportunity, what are your goals। strength, weakness, opportunity, threat पे आने से पहले मैं आपको आज की क्लास में एक टोज मॉडल करवाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, फिर हम वापस उस चीज पे आते हैं। देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का ताल्लुक ना एक टोज मॉडल से, TOWS। TOWS का मतलब क्या है, ये थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस। SO आप पहले इस पे आ जाए। जी जी
यार ये ऊपर कर दो। क्या हम फ्री तो गए यार, जगह चेंज कर लो यार। पता है मैं एक बात बताऊं, अगर मैं आज बंद करा दूंगा ना तो अगली दफा उनको ये लगेगा कि यार यहाँ पे एसी ज्यादा चलता है, तो वो फिर खोलेंगे ही। तो इट्स बेटर कि आप ना जगह चेंज कर ले, थोड़ा आगे पीछे बैठ जाए। इफ यू वांट यू कैन कम ओवर, बट आपको ये देख लें इफ यू फील कंफर्टेबल। मतलब ये बहुत अच्छे आदमी है, बुरे आदमी नहीं है। अच्छा सुनिएगा, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। यूज योर स्ट्रेंथ टू अवेल अपॉर्चुनिटी। आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के। फॉर एग्जांपल, यू हैव एन इन हाउस आईटी एक्सपर्ट। तुम्हारे पास आईटी का बेस्ट एक्सपर्ट मौजूद है, अपनी वेबसाइट डेवलप करो। आप फॉरेन कस्टमर्स गेज कर देंगे, आप ऑनलाइन मार्केट में पेनिट्रेट कर जाएंगे। यूज योर इन हाउस आईटी डिपार्टमेंट टू डेवलप अ फुली फंक्शनल वेबसाइट टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग ई बिजनेस। आपका ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस बेहतर हो जाएगा। आपको पता है आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिटेलर से आ चुका है ई टेलर्स। ई टेलर्स मीन दराज। दराज एक ऐसा शॉप है जहाँ पे आप जाके परचेसिंग करते हैं। आपने चार्जर खरीदना, आपने मोबाइल खरीदना, आपने टॉफी खरीदना, आप कुछ भी खरीदते हैं, यू कैन गो टू ई टेलर्स और आप जाके वहां से परचेसिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, यू ऑलरेडी हैव अ सक्सेसफुल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जैसे आईफोन। पता है ये आपके एप्पल क्या कर रहा है, कह रहा है हम डॉक नहीं देंगे, ये चार्जिंग डॉक नहीं दे रहे। वो कहते हैं हमने चार्जिंग डॉक इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम इको फ्रेंडली हो रहे। तो अब होता क्या है, अच्छा कुछ हद तक सही भी कह रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देखें इन्होंने सारी चीजें सिंक की थी। अब चाहे ये वॉच हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये तमाम चीजों को सिंक्रोनाइज किया। लेकिन मैं वो बताऊं, अगर तीनों चीजों के साथ अलग अलग डॉक आता ना तो मेरे पास 3 डॉक होते, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ एक ही डॉक है जो मैं तीनों चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसका मतलब है कि इन्होंने कुछ हद तक इस चीज को स्टेब्लिश करके काम कर भी दिया। इसी तरह आईफोन की एक लाइटनिंग केबल आती है जो आईफोन के साथ अटैच होती है, उससे आईफोन को रेवेन्यू जनरेट होता है। लाइटनिंग केबल वाले आईफोन को 7% ऑफ देयर रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वो एनर्जी की वेस्टेज ज्यादा करती है। तो आईफोन को प्रेशराइज किया जा रहा है प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से कि आप सी टाइप केबल पे चले जाओ। तो अब आपको मैं एक मजे की चीज बताता हूँ, ये आईपैड के अंदर उन्होंने सी टाइप इंट्रोड्यूस कर दिया और आईफोन के अंदर उन्होंने नहीं किया, बिकॉज दे आर आहिस्ता आहिस्ता दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि हम इसको सी टाइप पे ले जाएंगे। बट लूजिंग 7% रेवेन्यू इज अ बिग डील फॉर आईफोन। 7% ऑफ दिस वाई, तो ये एक बहुत बड़ी डील है आईफोन के लिए। Again, you already have a successful eco-friendly product. You aggressively market your product to your existing eco-friendly customers and take advantage of eco-conscious customer. आप eco-conscious customers का फायदा उठा लेंगे अगर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर देते हैं। फिर आता है अच्छा ये समझ आ रही है एसओ बना कैसे? नहीं, ये इस मॉडल पे कैसे बना ये समझ आ रहा है? ये एसओ कैसे हुआ ये देखो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस जाएंगे। यहाँ स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, strength and threat, weakness and opportunity, and weakness and threat। ये बेसिकली आपका वीकनेस एंड थ्रेट और वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जरा अब हम आते हैं वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी के ऊपर। कहता है यू हैव एन ओल्ड मशीन, गेट रिड ऑफ ओल्ड मशीन, replace it with the energy efficient machine, and also take advantage of tax rebate and new investment recently announced by the government। आप पुरानी मशीन को निकाल दे, नई मशीन हासिल करें, डिमांड भी बढ़ जाएगी, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में टैक्स रिबेट मिलता है। रिबेट पता है क्या होता है? आपको रिफंड मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ना पाकिस्तान में रिफंड मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, टैक्स वाला ना डेप्रिसिएशन नहीं मानता, वो कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूरा अलाउ कर देता, पहले साल में वो पूरा अलाउ कर देता। तो जिस साल में कंपनी नई मशीन लाती है ना, टैक्स जीरो हो जाता है, तकरीबन जीरो देना पड़ता है। मतलब उसका क्योंकि इतनी बड़ी मशीन की इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर है उसको फायदा देते हैं। फिर यू डोंट हैव एन R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मांगती है। क्रिएट अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू इनोवेट एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ इको कॉन्शियस कस्टमर। आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना लें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना लें, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के बाद इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अपने लिए यूटिलाइज करें। स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, यूज योर स्ट्रेंथ टू अवॉइड और काउंटर थ्रेट।
आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें ताकि आप थ्रेट्स को काउंटर कर सकें. Example, you have an R&D department. Increase your research and development to innovate new product in order to minimize the threat of competitive product or substitute product. आप अपनी R&D को यूज करें. देखो, मैं कहता हूँ दुनिया में ना एक ज़हीन बाप ने मरने से पहले अपने एक बेटे को ना एडवाइस दी. बेटा पेट्रोल पंप चलाता था. बेटे ने बोला, पापा मैं, आज से 15-20 साल पुरानी बात है, पापा मैं कराची के अंदर ना पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा और मैं सीएनजी स्टेशन लगाऊंगा और सीएनजी स्टेशन लगाऊंगा और मैं, आप देखेंगे, क्योंकि उस वक्त बड़ा सीएनजी चल रहा था. तो बाप ने मरते मरते अपने बेटे को एडवाइस दी कि बेटा ये ना करना, पेट्रोल पंप के साथ सीएनजी भी चला. आज जिसने ये एडवाइस अपने बाप की मान ली ना, आज वो अरबपति है. देखें सीएनजी बंद हो गया. आज फिर मरता हुआ बाप अपने बेटे को ये एडवाइस दे रहा है. बेटा कहता है मैं इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाऊंगा. तो बाप बोलता है बेटा इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाना लेकिन पेट्रोल बंद नहीं करना. देखो आज भी, अभी तो इलेक्ट्रिक स्टेशन का जमाना चलेगा, लेकिन जिन्होंने अपने आप को रेवोल्यूशनाइज करके इलेक्ट्रिक स्टेशन में आ गए और उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल स्टेशन बंद कर देंगे, हो सकता है वो शायद उनका दी एंड हो जाए. क्योंकि कुछ भी कहें, सीएनजी वाज समथिंग, क्योंकि बहुत अच्छा था, मार्केट के अंदर बड़ा चलता था, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिसर्च करते रहे, आप कंटिन्यूस रिसर्च करते रहे. फिर WT, मिनिमाइज योर वीकनेस टू अवॉइड थ्रेट. आप अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करें. एग्जांपल, इन केस योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई as compared to the importers from cheap labor country, then you choose those customer segment who are willing to pay premium. अया आप cheap labor country से बनवा रहे हैं, आप प्रीमियम पे करने वाले कस्टमर्स को ढूंढें, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई. देखिए ग्रीनो का जूस पीने वाले कुछ ही लोग हैं, ठीक है, वरना लोग बाहर जाकर नॉर्मल शॉप से जूसेस पीते और उससे हाफ द प्राइस में पीते. बट देयर आर इंडिविजुअल्स जो कि ग्रीनो का जूस पीते हैं, जो कि CFU के स्टेक खाएंगे, वरना कबाबजीज का भी स्टेक मिलता है. देयर आर इंडिविजुअल्स जो प्रीमियम पे करने को तैयार हैं, तो आप उन्हें ढूंढें. जरूरी नहीं है कि आप अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली कम करना शुरू कर दें, इट्स नॉट नेसेसरी. बट आपका बिजनेस मॉडल आपके बिजनेस की मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से. क्लियर होती है बात? यहाँ तक समझ आती है? यहाँ तक रखें, आज ये और पढ़ना है. हाँ काफी है आज के लिए. अच्छा, अब आपने छोटा सा काम करना है. ये कोक की ना एक मिसाल दी हुई है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की. काइंडली ये पढ़ लीजिएगा. और दूसरी बात ये है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में बता दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे. किस चीज का? आई होप सो तुम लोगों को समझ आ रही होंगी चीजें. अगर किसी को नहीं आ रही तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और यहाँ पे आ भी सकते हो, तो मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगा. यार मैं नंबर दोबारा लिख देता हूँ, जो जो एडेड नहीं है काइंडली आप ऐड कर दें. आपने मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपको भेज सकूं. चले जाते हैं प्रोडक्ट की वेंटिलेशन के लिए, उसके आगे जो फेज है उसमें नहीं जाते. इसके लिए प्रोडक्ट की जो है मतलब वापस से इनोवेशन के लिए मैच्योरिटी फेज में चले जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते. नहीं, मैच्योरिटी के बाद पता होता है